लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो जो नए तौर पे उभरा है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जो स्पेस और वैक्यूम क्रिएट हो गया है उसमें इसके लोग आएंगे, कभी इस पर फायरिंग की, अभी रिसेंटली रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग के घर चले गए, सलमान खान के पास वो थ्रेट दे के चले गए। इनफैक्ट अभी जो फिल्म आई थी धुरंधर, उसमें जो कैरेक्टर है उसी ने जाके वेपन दे रहा है और उस वेपन को लेके यहाँ भारत में आतंकवादी आ रहे हैं, मुंबई में हमला कर रहे हैं इन्वॉल्व। अब उसके बाद भी उस आदमी के प्रति घृणा नहीं उत्पन्न होती है। पिक्चर हिट होती है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हिट हुई है। संजय दत्त जी को मालूम था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला? संजय दत्त के पास जब वेपन को लेकर गया उसको टाडा के तहत सजा होती है। तो मुझे एक ऑडियो टेप्स मिले थे जिसमें अभिनेता संजय दत्त और महेश मांजरेकर, तो ये जो लोग थे वो लोग नासिक में गेटवे होटल या ताज होटल में थे, शिरडी जा रहे थे। वहाँ पे ये लोग फोन पे बात कर रहे थे, छोटा शकील। तो उसकी पूरी मुझे ऑडियो कैसेट मिली थी। आप किसको ज्यादा बड़ा क्रिमिनल समझते हैं, तेलगी को या ये सारे डॉन्स को? तेलगी स्कैम का वॉल्यूम था साल 2003 में 40,000 करोड़, तो वो आज के तारीख में 3 लाख करोड़ का हो जाएगा स्कैम। धीरूभाई अंबानी का अंटिला, उसके बाहर एक वैन मिला था जिसमें RDX था, बॉम्ब था। उनके बिल्डिंग के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसके अंदर एक्सप्लोजिव भरे हुए थे। कैसे एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि खुद के बेटी का कत्ल करे? शाम को 6 बजे बेटी को मारना है। उसने किलिंग के लिए जा रही थी, उसके पहले तो बेहोश करने वाली जो दवाई खरीदती है केमिस्ट से, उसके बगल में एक ब्यूटी पार्लर था, उसमें जाके पार्लर में जो पूरा तैयार वगैरह होकर आती है। बेटी का उसके फादर और फादर के दोस्त ने मिलकर लड़की का बलात्कार किया था, लेकिन दोस्त को सजा कम हुई और फादर को सजा ज्यादा हुई। आप पत्रकार या रिपोर्टर लोगों को भी कोई धमकियां आती हैं पॉलिटिशियंस या अंडरवर्ल्ड से? आती है मतलब। और क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का हाथ था? क्या दाऊद जिंदा है? हमारे आज के गेस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, जो एक क्रिमिनल रिसर्चर भी हैं, जिन्होंने कई क्राइम्स का खुलासा किया है। मे बी फाइनेंशियल क्राइम हो या कोई टेररिस्ट क्राइम हो या अंडरवर्ल्ड के बारे में हो। इन सारे क्राइम्स की कहानी सुन के हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए और कैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या क्रिमिनल्स अपने नेटवर्क चलाते हैं, कैसे फाइनेंशियल स्कैम करते हैं ये कई साधारण लोग, और इनके मेंटल स्थिति के बारे में, इन सब से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे बच सकते हैं स्कैम्ड होने से, इन स्कैम से पूरे देश पे क्या असर पड़ा, सब जानते हैं इस पॉडकास्ट में। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो आपके काम आते हैं हम बनाते रहते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलिए इस चैनल को। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। संजय, धीरूभाई अंबानी का जो घर है अंटिला, उसके बाहर एक वैन मिला था जिसमें ऐसा सुना है RDX था, बॉम्ब था, तो वो थोड़ा किस्सा बताइए ना। देखिए, हुआ ये था कि ये बात है 2021 की, फरवरी का महीना था इनफैक्ट। तो उसमें देश के सबसे अमीर आदमी, इनफैक्ट मैं कहूँ कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर है पैडर रोड इलाके में। तो वहाँ उनके बिल्डिंग के पास एक गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसके अंदर एक्सप्लोजिव भरे हुए थे, विस्फोटक भरे हुए थे। और उसके बाद उसकी जांच वगैरह शुरू हुई। और इसमें मिलने की कहानी और किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप वो पूरे इलाके में जाओगे, कारमाइकल रोड और पैडर रोड के अंदर साइड वाला, तो यहाँ पे अरबपति के नीचे कोई नहीं रहता है, करोड़पति अफोर्ड ऐसे कर नहीं सकते। तो वहाँ पे सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी वगैरह वगैरह, करोड़ों की गाड़ियाँ ऐसा सड़क पे फुटपाथ पे खड़ी होती है क्योंकि पार्किंग नहीं होती है। तो जब होता ये कि जब अंबानी की एक जो टीम होती है, जब उनके आने के पहले सैनिटाइजेशन के लिए वो निकलती है देखने के लिए कि रोड आसपास का सेफ़ है कि नहीं। तो जब वो लोग जा रहे थे तो उनको सडनली नज़र ऐसी पड़ी कि इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियों के बीच में एक स्कॉर्पियो खड़ी है, पुरानी स्कॉर्पियो। हाँ, अब वो स्कॉर्पियो किसी भी हाल में वो बाकी गाड़ियों की जो प्राइसिंग रेंज थी और लग्जरी गाड़ियाँ और उसके बीच में स्कॉर्पियो अलग से नज़र आ गई। तो पहला नज़र उनका उस पर गया। देन सडनली उन्होंने देखा उसका नंबर प्लेट, जो नंबर प्लेट था वो अंबानी की जो सिक्योरिटी कार्स वगैरह था उसका था। नंबर प्लेट वही था, लेकिन जो मॉडल था गाड़ी का वो नहीं था। तो उनको दूसरा डाउट हुआ। देन व्हाट दे डिड कि दे कॉल्ड अप द लोकल पुलिस स्टेशन था, उसको फ़ोन किया। भी सडनली बाकी सारे पुलिस वाले, चूँकि इतना बड़ा आदमी है तो, और मीडिया हाउसेस भी उनके अपने हैं वगैरह, तो सारे लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जो केस था वो फाइनली असाइन हुआ। मुंबई पुलिस की एक एजेंसी है जिसका नाम है CIU, सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, उसके वो असाइन हुआ। और उसके हेड थे सचिन वजय नाम के एक API, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, उनको केस असाइन हुआ था।
और उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई। अच्छा, होता ऐसा है कि जब कहाँ भी एक्सप्लोजिव मिलते हैं तो एटीएस जो होती है वो ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाती है, वेदर उसे केस असाइंड है या केस असाइंड नहीं है। और सेम हो जाता है एनआईए नाम की जो केंद्र की संस्था है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती है। तो जो स्टेट की एटीएस थी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड थी, वो भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था वो सचिन वजे को ही बनाया गया था, जो सीआईयू के थे। फिर जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी, खुलासा पे खुलासा वगैरह होता गया, और उसके बाद जो जानकारी निकल के आई वो बहुत ही सनसनीखेज थी। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इवन पुलिस ने, एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की है कोर्ट में, उसके मुताबिक कि सचिन वजे जो पुलिस अधिकारी था उसी ने वहाँ पे वो गाड़ी को पार्क किया था एक दिन पहले, और बाद में इतना ज़्यादा प्लानिंग थी कि अगले दिन जांच भी उसी को मिली। वो खुद प्लान करता है, और वो चूँकि कोविड का दौर था तो उसने अपने पूरे चेहरे से ऊपर से नीचे तक वो, और फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर आपको याद होगा उस जमाने में पहनते थे, पीपी किट उसने पहनी हुई थी उस तरह का पूरा। तो सीसीटीवी में भी दिखेगा उसी ने वो प्लांट किया था। और बाद में कुछ घंटे बीते, मतलब एक दिन भी नहीं बीता, और जब मिल गई गाड़ी, बरामद वगैरह हुई, तो जांच भी उसी के पास आई। और लेकिन धीरे धीरे खुलासा होता गया कि कैसे उसने और कुछ बाकी पुलिस वालों के साथ मिल के ये साजिश रची थी, और उसने ये पूरा तमाम जो चीज़ थी ये कारनामे को अंजाम दिया। लेकिन वो भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो जो गाड़ी थी, गाड़ियों में एक चीज़ होता है, अगर आप समझे कि कोई कार होती है तो आमतौर पे चोर, क्रिमिनल, टेररिस्ट जो करते हैं, ये लोग नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। बराबर है। नंबर प्लेट चेंज करने से तो हो जाता है, लेकिन एक चीज़ और होती है कि गाड़ी के अंदर इंजन जो होता है, इंजन और चेसिस नंबर होता है, वो बहुत होता है, उसको घस के जो निकालना होता है वो निकाले नहीं जाते हैं। ये केस में उन्होंने उसको भी मिटा दिया था। तो गाड़ी का ओनर का पता नहीं, चेसिस नंबर भी घस के मिटा दिया गया, इंजन नंबर भी इंजन से मिटाया गया था। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब कांच ऊपर नीचे करते तो एक छोटा सा स्टिकर उस पर चिपका हुआ था। वो कंपनी से जब ऐसे लोन लिया जाता है, उसका कुछ एक लोन नंबर था चिपका हुआ था। तो एटीएस ने उसके थ्रू ढूंढना शुरू किया, और फिर उनको पता चला कि गाड़ी का ओरिजिनल मालिक कौन था। तो उसका नाम याद नहीं रहा, एक डॉक्टर कोई था। उससे गाड़ी मिली थी मनसुख हिरेन नाम के एक आदमी को। थाना के थे? हाँ, ठाणे के मनसुख हिरेन को। मनसुख हिरेन था, ये सचिन वजे का दोस्त था। उसने अपनी गाड़ी दी थी जिसके और वही गाड़ी को पार्क किया गया था, नंबर प्लेट वगैरह बदल के। अब जबकि मनसूर हिरेन पता चला कि ये लिंक है जिसके थ्रू पहुंचा जाता है, तो ये इन लोगों ने मिलकर मनसुख हिरेन को भी मार के फेंक दिया खाई के अंदर, थाने के अंदर। और उनको लगा कि पता नहीं चलेगा। अब वहाँ भी उसके पकड़े जाने की इंटरेस्टिंग थी। ये कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितने लोग इसमें क्राइम में शामिल थे ना, इनका कंबाइंड अनुभव, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कलेक्टिव अनुभव मोर देन 200 साल था। तो उन्होंने हर तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। लेकिन अगेन ये बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक चीज़ छूट जाती है या ऊपर वाला छोड़ देता है। तो मनसुख हिरेन को जब एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो वहाँ पे एक ऐसा होटल कहूँ कि ढाबा जैसा है जो इतना छोटे लेवल का है कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी हो ना तब भी आपको ताजुब होगा। वहाँ पे सीसीटीवी लगा था, और वो सीसीटीवी में चेहरा पहचान नहीं आया। लेकिन जब वो उसके गाड़ी में उसको जब मार रहे थे तो ट्रक जब गुजरा वहाँ से, तो जो लाइट से हेड काउंट दिखाई दिए। और फिर बाद में उसका 1-2 दिन बाद था, इन्होंने प्लान करके बॉडी फेंकी। बॉडी फेंक तो दी, बट अगेन दे फेल टू कैलकुलेट द अपना हाई टाइड एंड लो टाइड। गाड़ी अगले अपना बॉडी जो थी वो अगले दिन एक किनारे पे लगी। वहाँ भी मिलने का चांस नहीं था। बट ये था कि कुछ कंस्ट्रक्शन मजदूर थे, और वो उनको खुले में शौच करने की आदत थी। यहाँ पे पक्के बने हुए थे, बट वो खुले का उनको अलग आनंद आता था। वो वहाँ गए, हवा खाते हैं। हाँ, उन्होंने वहाँ पे वो बॉडी देखी, और उसमें से एक किसी ने वीडियो बना दिया कि और कि उसके मुंह में रुमाल भरा हुआ है बॉडी के और निकाल रहे, और वो वीडियो था तुरंत का तुरंत होगा वायरल। और उस वक्त में असेंबली का सेशन चल रहा था। फिर ये चीज़ें फैली धीरे धीरे। फाइनली दिस पीपल गॉट अरेस्टेड वन आफ्टर अदर। एक लंबी जांच के तहत ये तमाम लोग अरेस्ट हुए थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर एशिया, आपने कहा दुनिया का भी ऑलमोस्ट अमीर आदमियों में ये लोग सेफ नहीं हैं, और उनको भी जो प्रोटेक्ट करना चाहिए जिन लोगों को, पुलिस, वो ही ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम जैसे नॉर्मल आदमियों के लिए तो और भी तकलीफ़ की बात है ये। बिल्कुल तकलीफ़ की बात है, बहुत डरावनी बात है, बहुत ख़तरनाक बात है
क्योंकि जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना है या जिसके पास असाय दिया गया है उसी बंदे ने पूरा चीज़ किया। इनफैक्ट कहानी में एक और बंदा था जिसका कोई योगदान नहीं था, जो उनका दोस्त था, साथ में बैठता था, खाता पीता था, सब चीज़ें करता था। द टाइम पता चला कि वो एक लिंक बन सकता है, हम तक पहुंचने का जरिया है, मनसुख हिरेन को मार डाला गया। और ये हर जगह पे होता है, मतलब पुलिस वाले इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कोई नई बात नहीं है पुलिस वालों की ये, दोस्ती लेकिन भी बहुत ही अच्छी नहीं है। सेंसेशनल है। मैंने जब तेलगी स्कैम एक्सपोज किया था 2003 में, तब 12 पुलिस वाले अरेस्ट हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर क्राइम, डीसीपी क्राइम, एसीपी थे, 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे, होम मिनिस्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो ये मतलब मैं 2003 और 2021 से हर दौर के अंदर ये चीज़ें हुई है। सिर्फ ये है कि जो बड़ी खबरें होती है, जो सेंसेशनल खबरें होती हैं ना, वो हम तक पहुंच जाती है, लेकिन एक आम आदमी होगा, एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब बंदा है, उसके ऊपर ये जो चीज़ें होती हैं हाँ, वो हम तक पहुँचती वो हम नहीं तक है। पहुंच ही नहीं पाती है। बराबर, उनका जो शोषण होता है पुलिस द्वारा वो तो समझता ही नहीं है हमें। बिल्कुल। और देखिए बहुत बड़ा क्राइम होता है जिसको रक्षक होने का अधिकार दिया गया है, और वो जब भक्षक बनता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। कहानी में आपको बताता हूँ, एक बार ये चीज़ हो गई थी कि एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें एक फादर ने और उसके एक दोस्त ने मिलके एक लड़की का बलात्कार किया। फादर मतलब कि बेटी जो थी, बेटी का उसके फादर और फादर के दोस्त ने मिलके बलात्कार किया। लड़की के पिताजी ने और उसके उनके दोस्त ने मिलके लड़की का बलात्कार किया था। कोर्ट में साबित हुआ एक्ट एक ही था, लेकिन दोस्त को सज़ा कम हुई और फादर को सज़ा ज़्यादा हुई। तो कोर्ट ने ये कहा उसको कि आपका काम उसको प्रोटेक्ट करना था, और उसके बाद भी अगर आप ये क्राइम करें तो आपका गुनाह जो है वो बाकी तमाम लोगों के गुनाह से ज़्यादा होता है। यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि किसका काम है वो हमको प्रोटेक्ट करना है, और जब ये हमारे साथ जब ये लोगों करते हैं तो आप जाओगे किसको? पुलिस किसी भी सरकार की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे विजिबल फॉर्म होती है। और किसी के पास सिविल जो हम आम नागरिक हैं उनका डिफेंस से तो इतना संबंध आता ही नहीं है, पुलिस से ही सबसे ज़्यादा संबंध आता है। और वो अभी भी अगर मेरे यहाँ चोरी होती है या कुछ होती है तो हम ही खुद डरते हैं पुलिस के पास जाने के लिए। कई लोग तो 25-50 हज़ार की चोरी मतलब रिपोर्ट करने, और एफआईआर भी इतनी आसानी से लिखी नहीं जाती। बराबर है। तो ये जो कहते हैं कि पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, वो कहावत सही है। मैं इस केस में एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर मोटिव क्या था वहाँ पर वो बॉम्ब रखने का? धीरूभाई या मुकेश जी से क्या दुश्मनी थी किसी को? देखिए मोटिव जो था, इनफैक्ट वो जो फैमिली जिसकी अंबानी की बात कर रहे हैं उसको इसकी भनक भी नहीं थी। मोटिव जो ये था, जो कहा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो छोटे मोट बख्शीश के तौर पे पैसे लिए जाए। अब आप अंबानी, अडानी और जैसे बड़े लोग जब जेब में छोटे मोटे पैसे की बात करते हैं ना, वो उनके लिए जो छोटे मोटे होते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, कॉमन लोगों की। तो वो एक चीज़ थी जिसके वजह से ये था, प्लस प्रमोशन मिलेगा, प्लस उसको अपनी एक खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी थी, जो इंडिया के सबसे आधुनिक और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली डिटेक्टिव एजेंसी खोलनी थी। वो बहुत सारा चीज़ें करता था, नाम कमाना था सर, क्योंकि सुपर कॉप का एक ओहदा चाहिए था। मुंबई के अंदर एनकाउंटर्स होते थे, तब एक सुपर कॉप्स के तौर पे बहुत सारे लोगों का नाम चला था जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते थे। उसके बाद में 10-12 साल का गैप आता है, क्योंकि गैंग वॉर ख़त्म हो गया, गैंग स्लो डाउन हो गए, तो ख़त्म हो गया। सडनली इसको लगा कि मेरे को सुपर कॉप के तौर पे ये था, और ये 17 साल पुलिस विभाग से बाहर रहा था, सस्पेंडेड था। तो जिस तरह से उसकी एंट्री हुई, तो उसके बाद उसको लगा कि भाई जाते थे मैं कुछ बड़ा नाम कमा के जाऊँ, पैसे भी कमा के जाऊँ। ये तमाम चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पुलिस की चार्जशीट में और साथ ही मीडिया के रिपोर्ट्स में साफ तौर पे इंडिकेट भी होता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सचिन वाजे साहब ने सिर्फ ये सब प्लान किया था खुद को सुपर कॉप करने के लिए? और बिल्कुल, ये तो एक कारण था ही, बट इतना समझिए कि इतने बड़े लेवल का क्राइम, हाँ, और इतने बड़े आदमी को टच करने का क्राइम अकेले तो होने वाला है नहीं। हाँ, उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे वो लोग थे जो उसके सीनियर रह चुके थे या उसके इक्विवेलेंट के सर्विंग पुलिस ऑफिसर थे। एक बड़ा एक नेटवर्क है, वो मिलके जब साथ में इन्वॉल्व नहीं होगा तो इतने बड़े क्राइम को एक आदमी को अंजाम देना पॉसिबल ही नहीं होता है। और गाड़ी में क्या एक्सप्लोजिव मिला? गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स थे, वो थे, और वो नागपुर की एक फर्म थी जहाँ से वो प्रोक्योर किया जाता। अब हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक्सप्लोजिव रखे गए थे, बॉम्ब नहीं रखा गया था। बॉम्ब और एक्सप्लोजिव के बीच में आपको फ़र्क एक समझना चाहिए, और ये बहुत ही टेक्निकली उन्होंने किया था। मैंने मेरी किताब में भी बताया है।
एक्सप्लोजिव वो होता है, विस्फोटक होता है, लेकिन जब तक आप उसमें डिटोनेटर नहीं लगाते हैं बराबर। वो बम नहीं बन सकता, फूट नहीं सकता है। तो वहाँ पर यह था कि एक्सप्लोजिव मिले थे, डेटोनेटर नहीं था, मतलब साफ तौर पे कुछ विस्फोट नहीं करने का इरादा था और वो सिर्फ आपको दिखाना था या डराना था, ये चीज़ें थी। और उसमें एक और क्लॉज था कि जब हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट की, या एक जो कानून है यूएपीए, स्ट्रिक्ट कानून है, तो उसमें बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी गई है कि अगर वहाँ उसके अंदर आपको का सज़ा होनी है तो सज़ा वैसे ही होगी अगर आपने बम रखा है तो। यहाँ पे बम नहीं था, एक्सप्लोजिव था, बिकॉज मैंने डिटोनेटर। उसमें पब्लिक एट लार्ज को अगर आपने निशाना बनाया है तो, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज निशाना नहीं बनाई गई थी, एक सिंगल फैमिली को टारगेट करने का था। और एक और इस तरह का सिमिलर क्लॉज था। ये बहुत सोची समझी रणनीति था कि अगर पकड़े भी कभी गए तो कन्विक्शन जो आएगा वो उसको यूएपीए के तहत नहीं आएगा, इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत आएगा, यानी कम सज़ा होगी। क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इससे जुड़ा हुआ संजय दत्त से जुड़ा हुआ 1993 का जो ब्लास्ट था, उसमें संजय दत्त को, अभिनेता संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था अंडर टाडा, और उसके पास से आर्म्स मिले थे। लेटर ऑन ये हुआ कि टाडा का जो चार्ज था वो उस पर से आ गया। टाडा जो उस वक्त का सबसे बड़ा कड़ा कानून था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिविटी एक्ट, उसको हटा दिया गया और सिर्फ उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया कि उसके पास में जो वेपन मिले थे उसके वजह से लगाया गया। तो टाडा जैसे सख्त कानून से बच गया और सिर्फ ये वाला उसके रह गया, आर्म्स एक्ट के तहत उसको लगा, जिसकी उसने सज़ा की, बट कंपेरेटिव कम सज़ा हुई। आपको इंटरेस्टिंग तौर पे बताता हूँ, संजय दत्त को जो आर्म्स जिसने पहुँचाया उसको टाडा के तहत सज़ा होती है। संजय दत्त के पास से उसी आर्म को कोई लेकर जब वेपन को लेकर गया उसको टाडा के तहत सज़ा होती है। बीच में संजय दत्त है जिसको सज़ा नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आप कानून के वो जाके पढ़ेंगे तो सेम आर्म है लेकिन देने वाले रिसीव करने वालों को नहीं लगी और एक थी। हाँ। तो यही वाली चीज़ है जो इस केस के अंदर भी होती है। फ्री हुए हैं, हाँ, मतलब उन्होंने सज़ा काटी, उनको सज़ा हुई, सज़ा काटी, बट कंपैरेटिव कम सज़ा होती है जब आप आर्म्स एक्ट के तहत होते हो। अगर टाडा के साथ कन्विक्ट होते आर्म्स एक्ट में तो उनको सज़ा बहुत लंबी काटनी पड़ती और बहुत लंबे सालों तक जेल में रहना पड़ता। संजय जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि संजय दत्त जी को मालूम था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है? मुझे लगता नहीं है एक्चुअली, बिकॉज उनका भी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट वगैरह है, मैं संजय दत्त की आप छोड़िए, उस वक्त किसी को नहीं मालूम था। आज हम बात कर रहे हैं 2026 में बैठकर कि बॉम्ब ब्लास्ट का 1993 तक मुंबई में कभी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। ये पहली बार एक चीज़ हुई थी कि सीरियल ब्लास्ट जैसी चीज़ हुई थी, और तब तक ना पुलिस उसके लिए तैयार थी, ना कोई भी लेवल पर तैयार था। तो उस वक्त तक, जब तक वो 12 मार्च 1993 को जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, तब तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल पे होगा। और इस लेवल पे जो खुफिया प्लानिंग होती है वो अगर हर किसी को पता चलने लगेगी तो इस तरह की चीज़ों को एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल हो जाता है। आरडीएक्स नाम की जो चीज़ थी, उसके पहले इंडिया में उसका किसी ने नाम नहीं सुना था। हमारे यहाँ पे आप भी जाएंगे तब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो होता है उसको मराठी में अपना काला साबण बोलते थे। उसका दिखने में रंग काला होता था, साबुन की तरह उसका टेक्सचर होता था, तो काला साबण बोलते थे उसको। तो आरडीएक्स भी किसी को पता नहीं था उस दौर में। वही, वो देखेगा कोई, अगर किसी ने रोका भी तो भी उसे समझ नहीं आएगा कि है क्या वो चीज़। बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल पे देखा भी होगा पुलिस ने। इसमें तो ये वाले केसों में तो आप देखेंगे कि कस्टम्स वाले और तमाम लोगों ने मदद करके जो चीज़ें थी वो पहुंचाई थी। उनको भी नहीं पता था, उनको लगा था कि वो तो चांदी वगैरह की स्मगलिंग वगैरह होती थी वो लेके जा रहे हैं। उनको भी आइडिया नहीं था कि जो चीज़ को पैसा खा के पास कर रहे हैं और जगह पे जाके बता रहे हैं, या जो मज़दूर थे जो उठा के एक से दूसरी जगह ले जाके रख रहे हैं, उनको कहाँ अंदाज़ा था कि एक्चुअली एक्सप्लोजिव है। उनको लगा आमतौर पर स्मगलिंग जो तो होती थी उसका था। स्मगलिंग भी अपने आप में क्राइम ही है, लेकिन इसके मुकाबले कंपैरेटिव कम क्राइम एक्चुअली में होता है। तो उस दौर में वो तमाम चीज़ें एक तरह से एक्सेप्टेड ही हुआ करती थी। स्मगलिंग वगैरह हाँ हुआ एक्सेप्ट, मतलब स्मगलिंग होती थी, घड़ियों की होती थी, सोने के बिस्कुट्स की होती थी, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी स्मगलिंग होती थी, बट वो स्मगलिंग थी। यहाँ पे लोगों की जान लेने वाली चीज़ थी। 257 के आसपास लोग मारे गए थे उस ब्लास्ट में, हज़ारों की संख्या में लोग एक्चुअली में घायल हुए थे। कितना आरडीएक्स आया था? आरडीएक्स का एग्जैक्टली मुझे मतलब अभी मैं फिगर तो नहीं बता पाऊँगा, बट काफ़ी किलोज़ में आया था, मतलब सैकड़ों किलो के अंदर आया था। और बाद में बहुत सारा चीज़ था जो एक्सप्लोजिव नहीं कर पाए तो बाद में बरामद भी हुआ था।
अभी भी कहते हैं कि करीब 9-10 हज़ार किलो अभी भी कहीं ना कहीं छुपा है, कुछ मालूम है इसके बारे में? 9-10 हज़ार किलो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो वॉर के लेवल पे हो जाता है। तो ये कहा जाता है, बट इतनी ज़्यादा संख्या, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर नहीं होता है, मतलब ह्यूज हो जाता है। इसके अंदर आप एक अच्छा खासा एक छोटा मोटा वॉर लड़ सकते हैं, ये होता है। संजय जी, अभी ये सारे तो तब के गैंगस्टर्स की बातें थी, उसके बाद सब लोग, मतलब जो गैंग्स थे उनका खात्मा हुआ और उसके बाद कई लोग दुबई भाग गए। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे कि वो दुबई कैसे भागे और क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का हाथ था? जी बिल्कुल। एक तो ये आपको समझना चाहिए कि अगर हम हिस्ट्री एक्चुअली देखें मुंबई के गैंग वॉर की, तो जो जितनी भी लड़ाई थी वो जियोग्राफिकल प्लेस की ही लड़ाई हुआ करती थी। उस ज़माने में एरिया बटे थे, डोंगरी किसी का इलाका, भाईकला किसी का, दादर किसी का, ये लेवल पे चीज़ें बटी रहती थी। 80s के अंदर दाऊद भाग गया यहाँ से दुबई। बहुत पहले से उसने तैयारी की थी, गैंग को लेके गया था और उसे एक समझ गया था चीज़ें कि ओनली हम जो जियोग्राफिकल एरिया कंट्रोल करते हैं उससे पैसा नहीं कमाया जा सकता है। उसकी एक सोच थी एक्चुअली कॉर्पोरेट लेवल की थी। तो जब वहाँ भाग जाता तो उसे पता था कि अगर उसके पास टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट है तो उसके बाद आपको फ़ोन करना है, डराना है, धमकाना है, यहाँ से फुट सोल्जर्स करेंगे। उसने तमाम चीज़ों में शुरू किया। ही वॉज इनटू एक्सटॉर्शन में था, स्मगलिंग में था, फ्लैश ट्रेड में था, नारकोटिक्स में था, बॉलीवुड में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब कौन सा रियल एस्टेट में किया, कौन से ऐसा क्राइम नहीं था जो उसने नहीं किया। तो वो वहाँ से बैठ के कर रहा था। उसके साथ छोटा राजन भी भाग गया था और इस तरह से लोगों का चलन हुआ। उस ज़माने में लोगों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी यूएई और दुबई के साथ में, और ये वो दौर था जब दुनिया एक अलग दौर में जी रही थी। अगर अब हम देखते हैं ना, जब इसकी बात करें 9/11 जो अमेरिका का हुआ था, दुनिया में हम टेरर के अगेंस्ट लड़ाई को उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं कि 9/11 जब हुआ था तब के बाद से जो टेररिज्म वाले के प्रति जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि अमेरिका सख्त हुआ तो सब सख्त होना शुरू हो गए। उसके पहले बहुत जगह पे सब सेफ हेवन बने हुए करते थे। तो उसके बाद देन दाऊद एंड उसकी जो पूरी टीम वगैरह थी वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। राजन जो था वो झगड़ा होकर अलग हो गया। वो पारिस वाले जो इलाके थे, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, उस इलाकों में एक्चुअली में ऑपरेट का, इंडोनेशिया वगैरह में ऑपरेट करने लगा। फिर कुछ थे वो गुरु साटम कहीं और गया, रवि पुजारी कहीं और गया, हेमंत पुजारी कहीं और चला गया। अलग अलग इलाकों में इन्होंने ऑपरेट करना। पहले ये सब एक साथ ही ऑपरेट करते थे मुंबई में कि यहाँ पे भी उनके इलाके बटे हुए थे? नहीं, पहले सारे लोग यहीं से ऑपरेट करते थे। जियोग्राफिकल एरिया डिवाइडेड थे। देन उनको पता चला कि एक के पीछे एक उन लोग ने भागना शुरू किया। उनको पता चल गया कि मैं रिमोट लोकेशन पर बैठ कर भी ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्यों रह के टेंशन लूँ, पुलिस आएगी, एनकाउंटर करेगी, ये तमाम चीज़ से लोग बच जाते हैं। तो फिर उस तरह की चीज़ करने की ज़रूरत क्या है? तो दैट्स वाई दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम द रिमोट लोकेशंस। तो अभी भी ये सब लोग एक्टिव हैं? देखिए अभी काफ़ी लेवल पे कम हो गया। खासकर मुंबई पुलिस ने जो मुहिम चलाई थी, और इफ़ यू लुक एट द ईयर फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 1998 से लेके 2005 तक का जो पीरियड में बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स वगैरह हुए। मुंबई पुलिस के कई अच्छे ऑफिसर्स थे, कई सीनियर ऑफिसर्स वगैरह ने, तो पूरी तरह से उन्होंने अंडरवर्ल्ड की जो कमर थी वो तोड़ दी थी। और वो टूट गया था तो उसके बड़े बड़े शूटर्स थे वो आइदर मारे गए या छुप कहीं पे गए, भाग गए वगैरह। और अंडरवर्ल्ड ने भी जो जियोग्राफिकल एरिया जो थी उसके कंट्रोल छोड़ के उन्होंने एक तरह से बिजनेसमैन की तरह करना शुरू किया कि एक्सटॉर्शन और बाकी पैसे लेके उन्होंने पैसे बनाने शुरू किए। तो ये आज भी चल रहा है। दुनिया में अंडरवर्ल्ड ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में हो जाए तो मुंबई में कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, जहाँ पे इस तरह की काम वगैरह होते रहेंगे, वहाँ पे क्राइम तो होना ही होना है। गुड़ दिखेगा, मक्खी आके बैठेगी ही बैठेगी। तो ये क्राइम वगैरह ये सब चीज़ें होते रहने वाली, अपराध कभी ख़त्म नहीं होता। अपराध आज से 100-200 साल पहले भी होते थे, अपराध आज से 1000-2000 साल पहले भी होते थे, और लगभग उतने ही तरह के ख़राब लेवल के अपराध हुआ करते थे। तो तरीका, टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें हैं वो बदल जाती है, बट इंसान इनहेरेंट तौर पे उसके अंदर एक वायलेंस अपने नेचर का उसका हिस्सा रहा है। तो अगर कोई सोचे कि मैं उससे पूरी तरह से अछूता रह जाऊँ तो ये होना बहुत मुश्किल होता है। तो आज कौन सा गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपके हिसाब से? क्या दाऊद जिंदा है? देखिए रिसेंट टाइम में एक जो गैंग सबसे ज़्यादा उभर कर आया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और उसके पीछे वजह क्या है कि दाऊद गैंग की बात हम करें, गवली की बात करें, राजन की बात करें और छोटे मोटे, इन्होंने अपने वाइट कॉलर के तौर पे अपने बिजनेस को सेट कर लिया है। कोई पॉलिटिक्स में गया है, कोई पॉलिटिक्स में रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो जितना चाहिए उतना आ रहा है तो ठीक है। और उनको पता था कि भाई हमको नया बनाना नहीं है। और ये हमारे सारे डॉन्स एजिंग हो चुके हैं। आप तमाम देखो तो सबकी एज 65 प्लस होंगे।
मतलब उनकी चाहे नई पीढ़ी आ दाऊद गई की है। बात करे, हाँ, राजन की बात करे, गवली की हाँ, बात करे, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल वो आजकल जो नई पॉलिसी चली है 75 के बाद में हाँ, इन लोगों को रिटायरमेंट। मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए कुछ लोगों को। तो वो लेवल पे ये लोग आ चुके हैं। उसमें लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, वो जो नए तौर पे उभरा है, कि इसकी जो बुनियाद है वो मुंबई के उससे नहीं, बाकी जितने भी गैंगस्टर उभरे हैं ना, जिन पे फिल्में बनी है तमाम, ये सब मुंबई की ज़मीन से उभरे हैं। और ख़ासतौर भाई लोअर मिडिल क्लास से, सोशो इकोनॉमिक रीज़न रहे या क्राइम के प्रति ग्लैमर रहे, ये तरह के ही रीज़न रहते जिससे ये तमाम जो लोग हैं ऊपर आते हैं। ये जो बंदा है ये नॉर्थ इंडिया से आया हुआ है, कोई फिक्स तौर पे गैंग नहीं है इसका, और ये बंदा उस तरह से ऑपरेट कर रहा है और ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। जो स्पेस और वैक्यूम क्रिएट हो गया है उसमें इसके लोग आएंगे, कभी इस पर फायरिंग की, अभी रिसेंटली रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग चल के घर चले गए, सलमान खान के पास वो थ्रेट दे के चले गए। तो वो अपनी एक पहचान बनाने की और वो पर्टिकुलर जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने की वो कोशिश में लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इन दिनों सबसे ज़्यादा एक्टिव गैंग है वो है। बट अगेन मैं आपको कहता हूँ डाउट कि इसके, मुझे डाउट है इसके पास वो फुट सोल्जर्स नहीं है, जो ज़मीनी तौर पे जो सोल्जर्स चाहिए वो डेडिकेटेड वाले नहीं है, मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर द स्टॉप गैप अरेंजमेंट के पास इसके पास शूटर्स जो लड़के हैं उस तौर पर आते हैं। और इसको जो एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, अगर वो हटा दिया जाए तो इसके पास वो कुव्वत या वो एक्चुअली में नहीं है जो बड़े गैंगस्टर के पास एक्चुअली में होती है। बट इन दिनों मतलब उसका आतंक भी है, लोग डरते भी हैं, खासकर बॉलीवुड और जो लोग हैं वहाँ डरे हुए। इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने कई काम वगैरह किए उसके गैंग ने। तो मैं कहूँगा कि इन दिनों ये जो गैंग है इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और इन गैंग्स में जो मुझे डिफरेंस नज़र आता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग किसी एक मुद्दे के लिए आप पे गोली मार रहा है या कुछ भी डर दिखा रहा है, बाकी सब शायद पैसे के लिए कर रहे थे। तो क्या ये दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आता है? और अभी लॉरेंस बिश्नोई किधर है? देखिए, दो चीज़ें। स्टार्टिंग में जब आप बहुत बड़े कॉरपोरेट्स को या अपने बिजनेस हाउसेस को देखा होगा, जब कोई नई स्कीम लाते हैं तो शुरुआत में आपको फ्री देंगे। मैंने लाया नया एक प्रोडक्ट लाया, सिम कार्ड लाया, एयर लाया, 1 साल आप फ्री में ले लो, आपको मैं आदत डाल दिया। उसके बाद मैं आपसे हल्का फुल्का छोटा छोटा चार्ज करूँगा, फिर आप एक बार जब मेरा आप तक पहुँच बन गया, आप मेरे पे डिपेंड हो गए, मेरा आप असर पड़ गया, फिर मैं प्राइस बढ़ाऊँगा। मैं असली रंग में तब आऊँगा, तुरंत पहले साल में नहीं आता। यहाँ भी यही लागू होता है। अभी जो प्रेजेंस दिखा रहा है कॉज के लिए, यही छोटा राजन जो था एक ज़माने में दाऊद से अलग होने के बाद खुद को बोलता था मैं देशभक्त डॉन हूँ, देशभक्त डॉन हूँ, देश के दुश्मन। और उसने दाऊद के कई सारे लोग जो थे, जो लोग 1993 के ब्लास्ट में शामिल थे, उनको मारा भी और सब अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि मैं देशभक्त डॉन हूँ। डॉन देशभक्त कहाँ होता है? आप उसके ठीक है 2-4 लोग को मार दिया, उसके बाद आम आदमी को ही तकलीफ दे रहे हो, एक वाइट कॉलर बिजनेसमैन से ही आप पैसा वसूल रहे हो, किसी की शादी हो रही तो उसके बाप से हफ्ता वसूल रहे हो, कोई एक्टर है जिसको धमका रहे हो। तो काम तो आप वही कर रहे हो, आप लेबल लगा लेने से चीज़ें बदलती नहीं है, दोनों एक ही उसमें रहते। तो ये वाले मामले में भी यही है कि जो कॉज आप शायद आज देख रहे हैं, आपको लग रहा है कॉज है, इंसान बहुत बार अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह का काम करता है। बट ये लाइन आज से आप 2 साल बाद अगर बोलेंगे तब मैं आपको जवाब उसका अच्छे से दूंगा। लेकिन अभी है किधर? लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त इंडिया में ही अहमदाबाद की जेल है उसमें बंद है और वहाँ से कर रहा है, ऑपरेट करता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि उसको इतना सा मुंबई में क्राइम वाइम हुआ, अब देखिए उसको लाया नहीं गया रिमांड पर, यहाँ पर ला नहीं पाए, इंडिया में रहते वो नहीं आया। यहाँ के लोगों को पूछताछ करने में जब पुलिस वाले जाते उनको भी बहुत सी दिक्कत होती है, जबकि वो इंडिया की जेल में है अहमदाबाद में। संजय जी, लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है जैसे आपने कहा, और दाऊद या रवि पुजारी फॉरेन कंट्रीज़ में है, कोई पाकिस्तान में, कोई कहीं और थाईलैंड में। तो वहाँ से वो लोग ऑपरेट कैसे करते हैं? देखिए ऑपरेट करना मतलब ऐसे आज के दौर में उतना मुश्किल रह नहीं गया। अब जेल में से ऑपरेट करने में कोई लॉरेंस बिश्नोई की उपज नहीं है। उसके पहले एक और डॉन था जिसने उसमें महारत हासिल की थी, अरुण गवली। अरुण गवली जैसे राजन जैसा डॉन था, इंडिया छोड़कर भाग गया, दाऊद भाग गया, उसके गैंग के बाकी बहुत सारे भाग गए। ये अकेला डॉन था जिसने जो बोला कि इंडिया छोड़ के भागा नहीं, और उसने अपना ज़्यादातर वक्त जेल में बिताया है। मतलब चाहे अपना ये आर्थर रोड में रहा हो, अमरावती की जेल में रहा हो, पुणे की यरवादा में रहा, नासिक में रहा हो, और उसने महारत हासिल कर ली कि जेल में रह के गैंग ऑपरेट करने का। तो अगर मुझे आप बोलेगी कि पहला कौन था या पहला नंबर का किसा शुरुआत किसने की थी, तो गवली ने तो अपना सालों तक गैंग था वो जेल में रह के ही चलाया था, कोई ऐसा नहीं था कि बाहर से कहीं से चला रहा था। और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, मतलब इवन
तेलगी जैसा स्कैमस्टर था वो भी जेल में था, उसके पास भी मोबाइल पर था। मोबाइल किसी ना किसी तरह से अंदर पहुंच जाता है, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जेल के अंदर, जेल अथॉरिटीज़ के अंदर जो करप्शंस वगैरह होता है तो वहाँ से उनको मोबाइल भी मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ड्रग्स से लेके स्मोकिंग के, सिगरेट विगरेट, आपको सारी चीज़ जेल में मिलेंगे। यहाँ पे पैसा फेंकेंगे, हमारे यहाँ पे जेल का एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो वहाँ पर उनको मिल जाता है और वहाँ से वो लोग ऑपरेट करते हैं। जो जैसी फ़ोन जाना ज़रूरी है, कहे जेल में से कोई बैठ के गवली जैसा डॉन कर रहा है या दुबई या कराची से बैठ के छोटा शकील दाऊद या उसका कोई बंदा है वो कर रहा है, या सालेम जैसा आदमी जो भागा भागा फिर रहा था वो अलग अलग जगह से कर रहा है, काम करता है, आतंक काम करता है। फ़ोन कहाँ से कर रहे हो वो एक्चुअली सेकेंडरी रहता है, और उनको बहुत बार डराना होता तो हाँ मैं फायरिंग करा दी, तमाम चीज़ से डरा वगैरह दिया। तो ये अब क्वाइट इजी एक्चुअली सिस्टम हो गया है, और ये पुलिस वगैरह के लिए भी ईजी होगा कि अब उनको मालूम ही पड़ जाता है, ट्रैक करना आसान होता है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि तू डाल में पात का चलता है। क्रिमिनल्स पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस उसको बाद में ट्रैक करते हैं। बीच में एक पेजर नाम की चीज़ थी, अब बहुत सारी जनरेशन को पता नहीं होगा, बट 1995 के आसपास का टाइम जो था, बीच में पेजर नाम की चीज़ आई और चले गई। तो अमर नाइक नाम का जो डॉन था वो शुरुआत उसने की थी कि जो किलिंग वगैरह होती थी उसमें जो मैसेज भेजना अपने कोडेड के थ्रू और मॉनिटर करना, उसने पेजर का इस्तेमाल किया था। पुलिस को पता ही नहीं था कि पेजर का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये लेवल पे उसने टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, पुलिस ने उसका तोड़ निकाला। फ़ोन था, फ़ोन को टैपिंग शुरू हुआ, मोबाइल था, मोबाइल का टैपिंग शुरू हुआ। मोबाइल में अभी लोग दिस VOP के थ्रू जो फ़ोन करते हैं कि ट्रैक नहीं हो, उसके भी और तरीके हैं, लोगों ने ढूंढ निकाले। तो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि डाल में पात का जो खेल है वो हमेशा चलता रहता है। क्रिमिनल सोचता है कि मैं कैसे एक स्टेप आगे रहूं, सूनर और लेटर जो पुलिस या जो जांच एजेंसीज होती हैं वो उसको कैच कर लेती है। तो सेल पूरा टेक्नोलॉजी का ही है। अब आप जेल से फ़ोन करें या किसी अलग आइलैंड से फ़ोन करें, बहुत सारे डॉन होते हैं ऑफशोर बोट्स के अंदर बैठे रहते हैं, वहीं से फ़ोन करते हैं ऑफशोर फ़ोन से। ऑफशोर मोबाइल एक होता है, उससे ऑपरेट करके उससे धमकी देते हैं। डर है और आवाज़ है और उसका आतंक है, वो काम करता है। अभी जो शूट आउट हुआ रोहित शेट्टी पे, तो वो क्यों हुआ? कारण रोहित शेट्टी क्यों उनके टारगेट बने? रोहित शेट्टी वाले पे चीज़ मैंने आपको बताया। देखिए चीज़ क्या है, एक कॉमन बिजनेसमैन पे फायरिंग हो या आम आदमी फायरिंग हो और एक बॉलीवुड की पर्सनालिटी फायरिंग हो, न्यूज़ किसकी ज़्यादा बनेगी, चर्चा में कौन एक्चुअली में होगा? अब आप किसी बड़े को इस तरह से टारगेट करेंगे तो आप बॉलीवुड के अंदर जो है तमाम लोग को डरा रहे हैं, बता रहे। बॉलीवुड की पुरानी हिस्ट्री रही है क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व होने का। इसके पहले भी क्रिमिनल्स जो थे, चाहे दाऊद गैंग वगैरह थे, उनके पैसे अंडरवर्ल्ड के नेक्सस जो थे वो कई बार सामने आए थे। वहाँ भी जनरेशन चेंज हो गई है 20, 25, 30 सालों के अंदर। वहाँ भी एक नया वैक्यूम क्रिएट हुआ है, नई जनरेशन ऑफ फिल्म स्टार्स हैं, नई जनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैं, नई जनरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, वॉल्यूम बढ़ गया है। OTT पे इतने सारे OTT के आने की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से प्रोडक्शन हाउसेज इतना बढ़ गया है, बॉलीवुड में इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, इतना पैसा जनरेट हो रहा है। जहाँ पैसा जनरेट होगा लोग जाएंगे। और बॉलीवुड वाले में अच्छा है कि आपने वहाँ पे किसी को टारगेट, बॉलीवुड पर्सनालिटी को टारगेट कीजिए, कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर को टारगेट कीजिए, इंडिया में न्यूज़ ऐसे बन जाती है। तो यही पूरा चीज़ है। खुद के सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है इन लोगों को उस तरह से। अभी हम आपके उस बुक या स्कैम की तरफ चलते हैं जिसके ऊपर इतनी अच्छी वेब सीरीज़ बनी थी। वो वेब सीरीज़ देख के तो मतलब सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि तेलगी एक हीरो है, न कि क्रिमिनल है, क्योंकि एक गरीबी से आदमी उठ के अमीरी तक जाता है। तो मतलब कुछ छोटे मोटे रास्ते देखता है, तो फॉर अर्निंग छोटे मोटे, किसी को मार तो नहीं रहा है, किसी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर रहा है या एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा है, तो फिर एक तरीके से, और फैमिली मैन है, बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो एक तरीके से वो ह्यूमनाइज हो जाते हैं। या आप किसको ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल समझते हैं, तेलगी को या ये सारे डॉन्स को? देखिए मैं तो बताता हूँ, आपने जो शब्द ह्यूमनाइज इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा शब्द है, रिसेंट टाइम में पिछले 2-3 साल के अंदर उपज होकर आया है। और आप जो बोल रहे हैं तेलगी जैसा था, वो जो वेब सीरीज़ है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी, सोनी लिव पे स्ट्रीम हुई है, वो मेरी जो किताब मैंने लिखी थी उस किताब पर बेस्ड है, बिगनिंग में नाम भी आता है। सो उसमें मेरी किताब में मैंने कहीं उसको फैमिली मैन, अच्छा आदमी, उसके साथ सिंपैथी होने वाला कहीं नहीं बताया है। वो किताब के अंदर मैंने उसको क्रिमिनल ही बताया, और क्रिमिनल को जैसा क्रिमिनल बताना चाहिए वही मैंने बताया हुआ। मैंने अपनी किताब में कहीं ह्यूमनाइजेशन की कोशिश नहीं की है।
आप किताब पढ़ेंगे और वेब सीरीज़ देखेंगे, पता चल जाएगा। वेब सीरीज़ में उसको किया गया और उसके बाद में सडनली एक वर्ड कॉइन हुआ कि हम ह्यूमनाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले स्कैम 1992 जो हर्षद मेहता वाले में भी क्या उसके प्रति एंड में सिंपैथी क्रिएट होती है। और ये नई बात नहीं है, आप दीवार फिल्म देख लीजिए, हाँ, अमिताभ दैट वाज लूजली इंस्पायर्ड बाय आजी मस्तान। उसके अंदर भी आपको एंड में उसके प्रति सिंपैथी क्रिएट हो। और सत्या देख लीजिए, हर मूवी देख लीजिए, लव एंगल दिखा, ये हर दौर में रहा है। 70s की दीवार हो, 90s की शायद सत्या 90s में आई थी, 90s या 2000 की सत्या हो, और अभी रोमियो आया है, रोमियो ह्यूमनाइजेशन वाली जो चीज़ है। इनफैक्ट अभी जो फिल्म आई थी धुरंधर, उसमें कैसा दिखाया जाता, वो जो कैरेक्टर है धुरंधर का लीड, उसी ने जाके वेपन दे रहा है और उस वेपन को लेके यहाँ भारत में आतंकवादी आ रहे हैं, मुंबई में हमला कर रहे हैं और वो चीज़ें हैं इन्वॉल्व। अब उसके बाद भी उस आदमी के प्रति घृणा नहीं उत्पन्न होती है, पिक्चर हिट होती है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हिट हुई है। तो ये ह्यूमनाइजेशन जो टर्म है वो कॉइन किया गया, कॉइन में कहूँ इसको बहुत अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर करके उसको जो उसमें इंग्रेडिएंट होने थे वो डाल के परोसा गया है, ताकि आपको लगे कि हाँ हम ह्यूमनाइजेशन करें। किताब में नहीं है, मेरी किताब में क्रिमिनल ही है, बट इसके लिए भी आज मजबूरी आपको समझनी पड़ेगी कि एक होती है बुक, एक होती है वेब सीरीज़ या फिल्म। बुक इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर, टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन। वेब सीरीज ऑल अबाउट ऑडियो विजुअल है, तो ड्रामा, इमोशंस, ऊपर और नीचे, आपको कहानी को सिंपल तरीके से कहना है, मास लोगों तक भी पहुँचे, हाँ मास लोगों तक पहुँचे। तो इसके वो लोग क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं, बट उसका फैक्ट में कभी ये बदलाव नहीं होता है कि जो क्रिमिनल था वो एक्चुअली में क्रिमिनल ही रहता है। आप कोई भी फिल्म वाले उसको क्या करते हैं, और फिल्म बनाने के पीछे मकसद ये नहीं होता है या वेब सीरीज बनाने के कि भाई उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देना, नहीं तो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ना। उनके पीछे मकसद होता है कि ये हिट हो, हमारी चर्चा हो, 4 पैसे आए और काम चले। तो ये बेसिक फ़र्क है। तो आपने जैसे सारी में किताब किया, मेरी किताब में ये चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं लिखी। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड जो स्कैम तेलगी या हर्षद मेहता ने किया वो बड़ा है कि डॉन जो ये कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा घिनौना क्राइम आपके हिसाब से? देखिए क्राइम हमेशा घिनौना रहता। तेलगी वाले में एक चीज़ और थी कि उसने एक मर्डर भी किया था। अब डेफिनेटली आप दोनों के बीच में करेंगे, देखिए अच्छे और बुरे में फ़र्क करना है ना आसान होता है। 2 बुरे में फ़र्क करना कि कौन ज़्यादा बुरा है कौन कम बुरा है ना, इसमें फ़र्क करना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप जब इस तरह से बताएंगे तो मैं क्या, कोई भी कहेगा हाँ जिसने लोगों की जान ली है, जिसने लोगों को बम फोड़ा है, हत्या की है, विधवा बनाया है, अनाथ बनाया है, वो ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल होगा। बट ये लॉजिक है, कॉमन सेंस है, उसके लिए कोई मेरे जैसा कोई बंदा या कोई और कहो नहीं, वो किसी को भी आप पूछेंगे तो वो आदमी यही जवाब देगा। और फाइनेंशियल क्राइम वाले को बोलेगा एक्सेप्टेड है। बट 2 चीज़ें होती है, बीमारी है, एक आपको अंदर से खोखला कर देती है और कुछ सालों में मारेगी, और एक है आपको तुरंत मार देगी। बस इतना ही फ़र्क है। तकलीफ तो आपको होना है, बिल्कुल बीमारी है। आपको मैं बताऊं, तेलगी स्कैम का वॉल्यूम था साल 2003 में 40,000 करोड़। अब इसको आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कैलकुलेट कीजिए तो वो आज के तारीख में 3 लाख करोड़ का हो जाएगा स्कैम। 3 लाख करोड़ में आप सोचिए कि कितने सारे जो भूखमरी से मरने वाले हैं वो बचेंगे, कितने सारे लोग इलाज से मरने वाले लोग हैं उनकी जान बचेगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। भारत इतना खड्डे में गया होगा, सोचिए ना, सोचिए मतलब ये जो 3 लाख पैसा करोड़, और इसके सामने तो हर्षद मेहता बच्चा था। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ उस दौर की बात है कि 80s लेट 80s का या अर्ली 90s की बात है। मुंबई का एक टोपाज बार है नॉवेल्टी सिनेमा के यहाँ पर, उसमें एक रात में उसने तेलगी ने एक बार गर्ल पे 84 लाख रुपीज़ उड़ा दिए। 84 लाख 90s में। उस दौर में साउथ बॉम्बे में 2 BHK का फ्लैट आता था, डोंबिवली में 3.5 लाख में मिल रहे थे तब तो। हाँ। तो कितने फ्लैट आते थे? तो साउथ बॉम्बे में 2 BHK का फ्लैट अगर मिल रहा था उस दौर में, तो आप सोचिए कि एक रात के अंदर उसने उड़ा दिए। स्टैम्प पेपर छापना एक करेंसी छापने जैसा ही था, और वो पैसे उड़ा रहा था, किस चीज़ के लिए उड़ा था, कहाँ से उड़ाया था? आपका ये जो पैसे थे कोई परोपकार के लिए जा नहीं रहे थे, किसी चीज़ के लिए। तो मुझे कहा जाता है उन्होंने मंदिर भी, क्योंकि वेब सीरीज में दिखाया बहुत मंदिर में दान दिए,
मस्जिद गुरुद्वारा में दिए। नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मस्जिदों का भी जीर्णोद्धार रिनोवेशन कराया, पर तमाम चीज़ें डजंट जस्टिफाई या क्राइम। ये कोई भी चीज़ क्राइम को जस्टिफाई नहीं करता है कि भाई इसका मतलब क्या उसको जो था वो हक हो गया क्या। नहीं, बराबर है। का जब उसका ऊपर भी हिसाब होगा तो वो ये लॉजिक थोड़ी देगा कि अच्छा मैंने देखिए आपसे वो किया था, वो आपका थोड़ी हक होता है। लेकिन हर आदमी आजकल ऐसे ही करता है। आपको तो मालूम ही होगा, ज़्यादातर क्रिमिनल्स या तो किसी भगवान को मानते हैं, जैसे कहते हैं कि साईं बाबा को क्राइम में पार्टनर बना लेते हैं कुछ पैसे का, और उन्हें इसलिए तो इतने बेट चढ़ती है उनके यहाँ। नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। और मतलब कई सारे शूटर ऐसे थे, मतलब मुझे अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम क्रिमिनल्स थे वो क्राइम करने के बाद जाते थे अजमेर शरीफ, और हिंदू बहुत सारे शूटर्स थे मराठी या साउथ इंडिया वाले, ये क्राइम करने के बाद जाते थे शिरडी। तो ये एक्चुअली बहुत मजाक के अंदर ये बातें चलती है, बट अगेन वहाँ भी जाके उनको कोई जस्टिफिकेशन या ऐसा नहीं कि उनको वहाँ पे माफ़ी मिलने वाली चीज़ें मिलने वाली, बट उन्होंने अपना एक रिचुअल लोगों ने बना के रखा हुआ था, बड़े जस्टिफाई होता। हमारी राजनीति ने हमको क्या सिखा दिया है कि मेरे पास 4 पॉलिटिशियन हैं तो मैं सबसे कम खराब वाले को चुनूंगा। करेक्ट है, वेरी ट्रू। आपका भी सवाल जैसा रहता है कि भाई जिसने फाइनेंशियल क्राइम किया और जिसने मर्डर किया है और जिसने बम फोड़े हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा ये फाइनेंशियल क्राइम वाला ये ठीक है, ये ठीक नहीं थे। बट अगेन वी आर चूजिंग बिटवीन, हमको 2 बुरे लोगों में से कम बुरा खरा ज़्यादा बुरा है ये चूज़ करना पड़ता है। और यू ने उस चूज़ करते वक्त आपको नहीं पता होता है कि आज जिसको आपने कम बुरा सोचा हुआ है वो चीज़ होता। यही दाऊद इब्राहिम एक ज़माने में मुंबई पुलिस का खबरी था, जिसका मुंबई पुलिस ने बहुत बार इस्तेमाल किया था उस वक्त के एग्जिस्टिंग डॉन्स के लिए कि भाई ठीक है ये कम बुरा है, वो ज़्यादा बुरे थे। नाउ लुक एट द वे कहाँ पे हिस्ट्री है। दाऊद लेजेंड बन गया है क्राइम की दुनिया में, उससे उसके पहले वाले और उसके बाद के आने वाली पीढ़ी है वो नहीं है। मतलब अल कपोन से लेके हम जो कोलंबिया वाला जो डॉन था नारकोटिक्स वाला, वो लेवल पर उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, आप नॉट भारतीय डॉन्स की नहीं बात कर रहे, मतलब अल कपोन जैसा आदमी जिसने पूरी शुरुआत की थी, मतलब वो एक्चुअली मुझे बहुत बार लगता है अल कपोन से एक स्टेप आगे बन गया। बट आज के तारीख में तो है, आज की तारीख में वो लेवल पर आ चुका है वो। नहीं तो अमेरिका ने लादेन को ढूंढ लिया, लेकिन दाऊद पे अभी भी नहीं जा रही है, और उसके भी इंटरनेशनल मतलब टेररिस्ट ऐसा घोषित नहीं कर रहे अभी भी। तो उतनी तो उसकी पहुंच है ही आज भी, और अगर वो जिंदा है तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि राजनीति में आपको चुनना पड़ता है 2 गिरोहों के बीच में। तो मुझे इससे याद आया कि तेलगी वेब सीरीज़ जब देख रहे थे तो नार्कोटिक टेस्ट हुआ था, जिसमें तेलगी ने नाम लिए थे 2-3 बड़े पॉलिटिशियंस का, जिसमें शरद पवार जी का नाम आया था और शायद भुजबल जी का भी नाम आया था। तो उसके बाद उन दोनों पे क्या कार्रवाई हुई और कैसे नार्कोटिक टेस्ट का रिजल्ट क्या आया फिर? देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ थी। इस केस को शुरुआत में इन्वेस्टिगेट कर रही थी महाराष्ट्र की एक SIT थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और उसके बाद में मेरे ख्याल 2004 मार्च के आसपास की बात थी कि मामला फिर CBI के पास में ट्रांसफ़र हो गया, और CBI ने उस पर कार्रवाई करनी शुरू की, और उसके बाद में सडनली स्पीड वगैरह सब कम होती है। उसके बाद में ये आता है, मुझे याद है 2006 की बात है, अनंत चतुर्दशी का दिन था, गणेश विसर्जन का दिन था। उस दिन हम लोग ने मैंने NDTV छोड़ के तब टाइम्स नाउ ज्वाइन कर लिया था, और एक CD हमने बेंगलोर से हासिल की थी जिसके अंदर तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ था, और उसमें वो नाम लेते दिख रहा था जो नाम आपने बताया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप समझिए कि वो आने के बाद में एक नेचुरल एक्शन कुछ और होना चाहिए, बट CBI ने सडनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है। अब शरद पवार साहब तब भारत के केंद्रीय मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे जब आया, तब तक मनमोहन सिंह UPA 1 की सरकार थी। तो CBI सडनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, और उसके जो प्रवक्ता बोलते हैं ये जो नार्को टेस्ट था वो हमने नहीं कराया था, हमसे पहले जो केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी महाराष्ट्र की SIT उसने कराया था, लेकिन हमने आगे जांच की, हमको इसमें कुछ सब्सटेंशिएट चीज़ें थी वो नहीं मिली। और उसके बाद का आप केस देखिए, उसके बाद में सडनली ये जो मामला इतने बुरी तरीके से ठंडा पड़ा कि पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तेलगी का क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें उसके बीच में हो गई। तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, बट जांच एजेंसी सामने से होके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्लीन चिट दे रही है, ये अपने आप में बहुत सवाल उठाने वाली बात थी। किसकी तरफ सवाल उठ रहे हैं? नहीं, सवाल एजेंसीज की तरफ ही था।
एजेंसीज इन्फ्लुएंस की तरफ था। हाँ, इन्फ्लुएंस की तरफ था, कुछ ना कुछ था। देखिए उसके बाद में जो घटनाएं हुई बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद से तेलगी ने कहीं पे कोई आरोप नहीं लगाया। तेलगी उसके बाद में शांत हो गए। हाँ, तेलगी ने बाद में आके, पहले तेलगी के वकील ने कोर्ट में आके बोला कि ये हमारा नहीं हुआ है। उसके बाद में तेलगी ने एक और स्टेटमेंट दिया रिटन तौर पे कोर्ट के अंदर कि ये फैब्रिकेटेड है। अब दो में से एक ही चीज़ होगी। वकील बोल रहा है कि हुआ ही नहीं, हमारा है ही नहीं, दूसरा बोल रहा है कि फैब्रिकेटेड है। अगर हुआ है तो ही फैब्रिकेटेड होगा। दोनों विरोधाभासी चीज़ें थी, लेकिन वो दोनों जो चीज़ें थी वो एक साथ के अंदर होती है। और उसके बाद सडनली मामला ऐसे शांत हो गया। मुझे जो पता है और मैं अपनी जानकारी से बताता हूँ कि तेलगी ने इसको एक बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल किया। हुआ ये था कि तेलगी के साथ में उसके परिवार वालों को जो थे उस पर भी केस लगाया जा रहा था, और तेलगी चाहता था कि उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए, बीवी बच्चों को, क्योंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहाँ पर यह था कि उस पर जब लगाना था आरोप और फंसा रहे थे, तो उसने उसको बार्गेन चिप के तौर पे इस्तेमाल किया कि उसने ये बोला। उसके बाद में सडनली जांच वगैरह भी शांत हो गई, आगे फॉलोअप भी नहीं हुआ, और वो जो चाहता था वो हो गया। फिर तेलगी आराम से जेल में रहा, और वो जानता था कि उसको HIV था, उसको पता था मरना है, मेरे ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे, तो बाहर वैसे भी नहीं आना। बट जाते जाते उसने अपने परिवार को जो सेफ करने वाली जो बात थी वो तमाम चीज़ को करते गया। और जेल में भी तमाम सुविधाएं थी, अनटिलनेस की उसके जो अचानक कुछ घटनाएं जेल के अंदर हुई अनएक्सपेक्टेडली उसके लिए, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन उसने ये तौर पे इसको क्या घटना हुई थी? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि तेलगी बेंगलोर की एक जेल में बंद था, और वहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिलती थी। मतलब जो CCTV के फुटेज आए थे उसके लिए एक फ्लैट स्क्रीन TV था, वाटर डिस्पेंसर था, गद्दे लगे हुए, तो एक बंदा मालिश के लिए आता था। ये इसकी सुविधाएं सारी चल रही थी। और उसने कोर्ट में ये बोला था हेल्थ ख़राब है तो प्रोटीन वाला खाना खाना, तो चिकन और अंडे भी मिलते थे उसे बाहर से जो आते थे। उसी जेल में जयललिता की जो शशिकला वो बेंगलोर की जेल में बंद थी। वो असल में उनका केस था तमिलनाडु में, भ्रष्टाचार का चल रहा था, लेकिन तमिलनाडु में उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसको बोला गया कि केस है वो तमिलनाडु के बाहर चलाया जाए। तो शशिकला को लाके तमिलनाडु के बाहर रखा गया, बेंगलोर की जेल में, स्वयं जेल में रहती। शशिकला को जो सुविधाएं मिली थी वो तेलगी से एक स्टेप ज़्यादा थी। उसको तो किचन भी मिला हुआ था उस जेल में, खाना बनाने के लिए अलग से लेडी थी, उसकी वहाँ पर सुविधा थी। तो उसमें होता है कि एक DIG रूपा करके थी, वो एक दिन अचानक दौरा करती हैं, बताते हैं कि उसके पीछे भी पूरा प्लान वगैरह था, और शशिकला का ये सब चीज़ों को एक्सपोज करती है कि पॉलिटिकल था ही उसके पीछे प्रेशर कि शशिकला को अनड्यू चीज़ें हैं वो फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही है, लेकिन अकेले एक बंदे को कैसे करेगा, लगेगा टारगेटेड है, दूसरे भी और लोग को पकड़ना, तो उसमें पकड़ा गया तेलगी। तो तेलगी की भी तमाम सुविधाएं, मतलब मामला से उसका कोई लेना देना नहीं, तमिलनाडु का कोई मामला पॉलिटिकली टारगेट करना है जयललिता की कलीग शशिकला को, उसमें उसकी शशिकला की भी सुविधाएं विड्रॉ हो गई, और ये भी सुविधाएं जो इलीगल थी तेलगी की भी विड्रॉ हुई। उसके बाद उसकी जो तबीयत है वो बुरी तरह से ख़राब होने लगी। उससे बहुत सारी बीमारियाँ थी, ब्लड प्रेशर था, हाइपरटेंशन था, डायबिटिक था, बहुत हाई वगैरह था, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें थी। तो उसकी बीमारी वगैरह हो गई। फिर उसको मेरे ख्याल से एक कोलैप्स हो गया था, तो जेल के अंदर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और फिर उसको शिफ्ट किया गया प्रॉपर हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसकी जो डेथ थी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थे, उसके वजह से हो गए। बट जहाँ जब उसको लगा कि अब मैं सेफ़ हो गया हूँ, मतलब वो तमाम लोगों से बचता रहा कि मतलब इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, पुलिस वाले और तमाम लोगों के बावजूद उसको लगा कि भाई मुझे कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं ना हमला डायनासोर की तरह होता है। आपको अब सामने जब डायनासोर के रहेगा तो लगेगा कि भाई वो अपने मुंह से अटैक करेगा, हाथ से करेगा, और उसकी पूंछ है पीछे से घूम के आती है। तो किस्मत होती है, या जो ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना, वो ऐसे ही पीछे से घूम कर आती है, और फिर जाके उसकी मौत होती है। और मौत के बाद में इतना शातिर था कि उसने बहुत अच्छा सबक देकर गया। तेलगी की मौत होती है, उसके बाद उसकी बीवी एक दिन कोर्ट में जाती है और बहुत सारी संपत्तियों की लिस्ट देती है, और बोलती कि इतनी संपत्ति थी, आप लोगों अभी तक ढूंढ नहीं पाए थे, तेलगी चाहता था इसको राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल किया जाए। अब ये एक तरह से एजेंसीज जो थी उसको चिढ़ाने वाली बात थी कि देखिए आपने CBI, महाराष्ट्र की SIT, कर्नाटक की SIT, दुनिया भर के लोग मुझे 17 साल से ढूंढ रहे, उसके बावजूद में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो मैं बचा ले गया हूँ। और उसने मरने के बाद भी, वो स्टैंप वाला आदमी था, मरने के बाद भी उसने वो स्टैंप छोड़ कर गया
कि भाई देखो, चिढ़ाने वाली बात थी कि क्या कर लिया तुमने 17 साल में, तब भी मैंने इतना बचा लिया था, अभी दान दे रहा हूँ, कितनी और प्रॉपर्टी होगी जो आपको कभी पता नहीं चलने वाली है। ये बेसिकली बंदा था। बोलते कि मौत के बाद भी अपना जो शातिरपना और स्टैम्प छोड़ना है ना, दैट वाज तेलगी। सर ऐसे ही हर्षद मेहता का भी एंड सिमिलर ही कहा जा सकता है ना, क्योंकि वो भी जेल में ही उनका हुआ। और सिमिलरली मैं इन दोनों केसेस में एक सिमिलरिटी ऐसे देखता हूँ कि दोनों भी जो फाइनेंशियल क्राइम कर रहे थे वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से थे, गरीबी से त्रस्त थे। लेकिन जब ये अपने क्राइम कर रहे थे या इनिशियल स्टेज में थोड़े कॉशियस थे, मतलब पैसा खर्चा करने में, आपने जैसे बोला कि डांस बार में कुछ 80 लाख उड़ा दिए, ऐसे शुरू के दिनों में नहीं कर रहे थे, बाद में वो वैसे करने लग गए। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस का जब उनके सर पे हाथ पड़ा, क्योंकि हर्षद मेहता जी ने भी कहा कि मैं नाम ले लूँगा और फिर उन्होंने नाम लिया भी, हाँ मेरे ख्याल से पी चिदम्बरम और नरसिम्हा राव का नाम लिया, बिल्कुल पीएमओ का नाम है। तो अगर उन्होंने पीएमओ का नाम लिया तो इनका जब हाथ, मतलब ऐसा अगर वो इतने भरोसे से धमकी दे रहे थे वो और तेलगी जी, तो उस हिसाब से आप सोचिए कि जब इनका हाथ आ जाता है तो ये लोग पॉलिटिशियंस का तो थोड़े बेफिक्र होकर ज़्यादा ही क्राइम करने लगता है। क्या इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जब भी इतने बड़े लेवल का है, चाहे हम हर्षद मेहता की बात करें, चाहे तेलगी की बात करें, किसी भी बहुत बड़े वॉल्यूम का जब भी स्कैम होता है ना, तो एक समझिए कि ये वॉल्यूम बिना पुलिस, बिना पॉलिटिशियन और बिना लोकल माफिया के जानकारी या मिली भगत के बिना इतने बड़े लेवल का कहीं ऑपरेट हो ही नहीं सकता, जो मल्टी लेवल के, मल्टी स्टेट्स और तमाम चीज़ों पे होता है। तो डेफिनेटली ये था। अभी हर तौर पे जब भी किसी बिज़नेस को आप बढ़ाना चढ़ाना चाहते हो, तो जब वो फैलता है कि पहले शुरुआत के हमेशा दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद कोई भी स्कैम फैलता है तो बहुत तेज़ी से पूरे फैलना शुरू होता है। तेलगी वाले में भी जो डांस बार में उड़ाया था, वहीं से एक्चुअली में उसका डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि जब उड़ाया गया तो सडनली बात फैल गई पूरे मार्केट में कि एक बंदा 84 लाख उड़ाया, ऐसा कौन सा आदमी है। और ये चीज़ है, उसके बाद महीने भर में मुंबई के 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में तेलगी के खिलाफ मामले दर्ज हो गए। तो लोग जाकर ढूंढते थे, भाई इससे जुड़ा कोई मामला है तो आप लेकर आओ और हम दर्ज करें और बाद में उससे पैसा वसूलें। और वो भी इतना शातिर था कि जहाँ पे पकड़ा जाता था उसने पुलिस वालों के साथ ही पार्टनरशिप में करता था। वो सिंपल, बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि वो बोलता था कि भाई चले जाइए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 10 करोड़ का स्टैम्प पेपर पड़ा है, आप ले लीजिए, 5 का बेच दीजिए उसको मार्केट में, 5 करोड़ आप रख लीजिए, 5 करोड़ मैं रख लेता हूँ। अब सडनली, अच्छा उसके लिए क्या स्टैम्प पेपर तो छापने जैसा ही था। हाँ। बट वो मतलब वो बहुत बार लोगों को स्टैम्प पेपर दे के उसने किया है। मतलब भिवंडी के गोडाउन में 822 करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर थे जिसकी डीलिंग उसने पुलिस वालों के साथ की थी। अच्छा, उसके लिए क्या सेल करने वाला भी मिल गया और उसको पैसे भी मिल गए, क्राइम में बच गया। यानी खपत भी हो गई माल की, एक तरीके से फुल बिजनेस मॉडल दोनों भी चला रहे थे उस समय में। मुझे ये भी जानने में ये होगा कि स्टैम्प पेपर छापना इतना आसान था तो बाकी क्रिमिनल्स ने क्यों नहीं ये किया कि स्टैम्प पेपर छाप दो और करोड़पति बन जाओ? देखिए, स्टैम्प पेपर छापना वाला चीज़ था, तेलगी ने कभी फर्जी या काउंटरफिट स्टैम्प पेपर नहीं छापे, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। हाँ, उसका पैसा हमारे पास सरकार के पास नहीं आया। हुआ ये था कि तेलगी जब शुरुआत में छोटे मोटे जो क्राइम करता था तो एक पुलिस के केस में जेल में बंद हुआ। जेल में उसको एक बंदा मिलता है, राम रतन सोनी। वहाँ पे उसको बोलता है कि क्या ये हज़ारों के खेल में है, स्टैम्प पेपर में काम कर लाखों में खेलेगा। फिर वो बाहर आता है और स्टैम्प पेपर का चीज़ शुरू करता है। और उसमें जो करता है कि उसने सबसे पहला जो काम किया कि नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, वहाँ पे ये स्टैम्प पेपर और जुडिशल स्टैम्प्स सब छपते हैं। वहाँ पे अधिकारियों को ब्राइब देता है, घूस देता है और बोलता है कि ये जो मशीन है वो मशीन को आप बोलो कि ख़राब और हो चुकी है, आप इसको कबाड़ में बेच दो। तो कबाड़ के अंदर बेचने के लिए निकालते हैं, बाद में ऑक्शन करके ख़रीद लेता है। और नियम ये था कि जो मशीन जब जाती है, ऐसी मशीन, तो इसको पूरी तरह से तोड़ के डिसमेंटल करके बेचना चाहिए। वहाँ उसने कराया, मशीन को उसने एज इट इज़ ले लिया। तो उसके बाद बात आती है ब्लॉक्स की, जिससे छपते ब्लॉक्स भी उसने पैसे खींच के ओरिजिनल वाले ही लिए। इंक वो वहीं से ले रहा था जहाँ से सरकारी प्रेस लेता है, पेपर वो वहीं से ले रहा है जो सरकारी प्रेस है। तो उसमें आप फ़र्क कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो नोट क्यों नहीं छापे उसने? हाँ, नोट छापने में एक चीज़ होती है कि नोट आमतौर पे ज़्यादा, नोट के ऊपर जो नज़र ज़्यादा रहती है। आपके पास मैं अगर 500 के 10 स्टैम्प पेपर लेकर आऊँ और दूँ,
और अगर मैं वो दूं तो हो सकता है कि नोट है जिसको मेजर करने के लिए बहुत सारे होते पैरामीटर, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, 100 से ज़्यादा एक्चुअली चीज़ें होती जिसमें आप नोट को पता करते हो जाली है कि नहीं है। मशीन होती है, आप लाइट मार के देखते हो, आप वो चीज़ आप स्टैम्प पेपर के साथ कभी नहीं करते हो। नॉन रेवेन्यू स्टैम्प के साथ आप वो चीज़ कभी नहीं करने वाले। तो वहाँ पे पकड़े जाने के चांस कम थे, वहाँ पे सिक्योरिटी के फीचर्स कम थे, वहाँ पे एजेंसीज़ के आपके ऊपर नज़र कम रहती थी, तो वो चीज़ें थी। तो वो एक्चुअली असली बेचता था। खाली इसके पीछे का गणित ऐसा होता है कि मान लीजिए फॉर राउंड फिगर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर अगर मैं देता हूँ, तो सरकार का जब स्टैम्प पेपर जाता था 100 रुपये का, तो वेंडर थे वो बेचते थे, तो वेंडर को उसमें 2 रुपये से 5 रुपये मिलेंगे और 95 रुपीज़ है वो चला जाएगा सरकार के खाते में। तेलगी वाले में था कि तेलगी 20 से 30% है ना शेयर दे रहा था वेंडर्स को जो बेचते हैं, और 70% 70 रुपया उसके पास जा रहा था। अब वेंडर के पास जो जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, डेफिनेटली वो तेलगी का ही स्टैम्प पेपर बेचेगा और दिखने में कहीं से कोई फ़र्क नहीं होता है। तो जो पैसे थे जो सरकारी तिजोरी में जाने चाहिए थे, वो तिजोरी के बजाय तेलगी के पास गए। लेकिन आप उस दौर का कोई भी स्टैम्प पेपर दोनों के आमने सामने लेके देखें तो फ़र्क कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ब्लॉक्स ओरिजिनल, मशीन ओरिजिनल, पेपर ओरिजिनल, इंक ओरिजिनल। संजय जी, मेरा एक सवाल इस पे ये आता है कि तब के ऑडिटर, जो गवर्नमेंट ऑडिटर रहते हैं, उनको क्यों नहीं रियलाइज़ हुआ कि स्टैम्प पेपर यहाँ से कम बिक रहे हैं गवर्नमेंट के और तेलगी के ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि ऑडिट में कम तो नज़र आया होगा मुनाफा। देखिए बहुत सारी चीज़ें थी, सिर्फ उसको छोड़िए, स्टैम्प पेपर कौन लेता है? एक तो हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो घर के लिए होते हैं, ये बहुत सारे लॉ फर्म स्टैम्प पेपर खरीदती हैं, बड़े बड़े बैंक खरीदते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स खरीदते हैं, किसी को नहीं आता। इसने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी क्रिएट की मार्केट में, वहाँ पे लोगों को पैसा खिला के कि वहाँ की छपाई या वहाँ पे उसने स्ट्राइक भी करवाई ताकि वहाँ से जब प्रोडक्शन नहीं हो और इसकी खपत ज़्यादा हो। और ये जो ऑडिटर आप लेवल पे बात कर रहे हैं, ये लोग मिली भगत थे। उसको पहली बार जो स्टैम्प छापने का जो लाइसेंस भी मिला था या स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस देना था, वो भी करप्शन करके ही उससे मिला हुआ था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो चीज़ें उसने बहुत सारी चीज़ें मेरिट पे हासिल की थी, तो चीज़ें पता थी। मैंने कहा ना, सरकारी तंत्र अगर शामिल नहीं होगा ना, तो ये इस लेवल का स्कैम तो हो ही नहीं सकता है। तो अभी तेलगी के स्टैम्प पेपर पे जितने भी डील हुए हैं, समझो मैंने घर लिया उसी स्टैम्प पेपर पे, तो नल एंड वाइड हो गया वो? मैं तो हाँ ही कहूँगा, क्योंकि मैंने भी उसी दौर में घर लिया था और मुझे भी पता नहीं है कि वो जो तेलगी का जो स्टैम्प पेपर था उस पर मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है या सरकार के ओरिजिनल वाले में, बट पता करना क्या कोई जरिया ही नहीं है। तो डेफिनेटली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपने भी लिया है, तो आपको पता थोड़ी था जानबूझ के क्राइम, और कभी भी आप रख के भी देख लेंगे तो कोई पता नहीं कर पाएगा। तो जो हो गया वो एक्सेप्टेड अब मान के लोग चलते हैं। हाँ, उस दौर में मैंने एक पेन के बाजू में हाईवे पे एक ज़मीन ली थी, मतलब स्टैम्प पेपर की बात हुई है तो, और उसी ज़मीन के बाजू में सीना बोरा के लड़की की लाश निकली। तब हम भी डर गए थे कि अरे हम तकलीफ़ में आएंगे, लेकिन थोड़ा दूर थी, समझो 2-3 प्लॉट पीछे एक प्लॉट लिया था, हाईवे पे ही था। तो सीना बोरा केस के बारे में भी आपने काम किया हुआ है, तो इस केस के बारे में बताइए, कैसे एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि खुद के बेटी का कत्ल करे? देखिए बहुत मुश्किल होता है किसी माँ के बारे में ये इस तरह की बातें सोचना, बिकॉज़ माँ के बारे में हमेशा हमने अच्छी अच्छी चीज़ें ही सुनी है। हमारी फिल्में देखें, हमारे साहित्य देखें, हमारे सीरियल देखें, पौराणिक कथाएं देखें, साहित्य देखें, सब में माँ को हमेशा भगवान से ऊपर का दर्जा ही दिया गया है। तो माँ के बारे में अच्छा लिखना आसान है, माँ के बारे में बुरा और इतना बुरा लिखना है ना, वो बहुत मुश्किल है। तो चीज़ें यकीन नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, चार्जशीट में लिखा हुआ है पुलिस की कि द डे उसने किलिंग के लिए जा रही थी, उसके पहले वो अपने घर से निकलती है और वहाँ पे एक जगह जाके पहले तो बेहोश करने वाली जो दवाई खरीदती है केमिस्ट से, उसके बगल में एक ब्यूटी पार्लर था, उसमें जाके पार्लर में जो मेकअप वगैरह करवाना है, पूरा तैयार वगैरह होकर आती है। शाम को 6 बजे बेटी को मारना है, 3 बजे के आसपास तैयार हो रहा है। मतलब उसके लिए भी आपने तैयार होकर आ रहा, तो आपके दिमाग पे ये नहीं चल रहा है कि भाई किसी को मारने हम जा रहे हैं। और वो चीज़ें कट टू अगले दिन आई है सुबह, जब उसकी बॉडी को लेके जाया जा रहा है डिस्पोज करने के लिए। आप बता रहे थे जहाँ पे मिला, वहाँ पे रास्ते में गाड़ी रुकती है, डेड बॉडी रखी हुई है बेटी की, और उसको मेकअप भी कर रही है। मेकअप किया कि ताकि किसी को पता नहीं चले, डेड बॉडी अपनी औलाद की। ना ये लेवल पे जो पुलिस चार्जशीट में लिखा है, तो ये बहुत बार हमेशा कहते हैं ना, सत्य कल्पना से विचित्र होता है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो आप किसी फिल्म वाला हो या कोई अच्छे से अच्छा राइटर हो, वो नहीं सोच सकता जो ये चीज़ें रियल लाइफ में हुई।
और आपका जो प्लॉट था उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि गणेश ढेने नाम का आदमी था, वो जा रहा था, वो पुलिस पाटिल अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में होता है, वो जा रहा था, उसने रोका, उसको ढूंढना था आम, वहाँ पे आम बटोरने गया, आम बटोरते बटोरने के चक्कर में थोड़ा आगे चला गया तो उसको वहाँ पे थी और जली लाश मिली, जिसके बाद ये चीज़ें खुली हुई। तो आपका प्रॉपर्टी वहाँ पे रहे तो अपने आम को संभाल के रखिएगा। ये प्लॉट मतलब मेरा तो प्लॉट था ही वहाँ पर, ऐसे वहाँ बाजू में प्लॉटिंग हुई है, बहुत लोगों के प्लॉट्स रहते हैं और ऐसे प्लॉट्स हम, जैसे मेरा और एक चिपलून में प्लॉट है, वहाँ के आम कोई और ही खा रहा होगा, शायद गाय और भैंस भी खा रहे होंगे। तो नॉर्मल आदमी को क्राइम से बचने के लिए, जैसे प्लॉट में अगर मेरे प्लॉट में वो लाश मिलती तो शायद मैं बहुत तकलीफ़ में आता। तो क्या करना चाहिए या कैसे इन सब क्राइम से वो अवेयर रह सकता है? भाई क्राइम से अवेयर रहने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो इंसान को एक अलर्ट एक्चुअली में होना है कि समथिंग हैज़ टू गो रॉन्ग, इट विल गो रॉन्ग वन डे। बाबा मर्फी ने जो कहा था मर्फी लॉ में, वो चीज़ तो है। तो हम इसको ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो ख़त्म या एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है कि क्या चीज़ पर होता है, लेकिन हर लेवल पे रहता है कि जित सावधानी और सतर्कता बंदे पुलिस से लेके तमाम लोग बताते ही रहते हैं। और हर दौर में एक अलग तरीके का क्राइम होता है। कुछ क्राइम यूनिवर्सल होते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूनिवर्सल, चेन स्नैचिंग और ये सब चीज़ें हैं, वो यूनिवर्सल हर दौर में रहे हैं। और बाद में कुछ होते हैं जो उस दौर की उपज होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं आज मोबाइल फिशिंग वाले जो क्राइम है, कॉल सेंटर स्कैम वाले क्राइम है, वो अपने अलग अलग दौर पर है। सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने आप को अपडेट कैसा करें। हम अपने मोबाइल को बराबर अपडेट करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते हैं 2.0 3.0 पे। तो अगर जो आम जनता है वो उस चीज़ को अवेयर रहे और अपने आप को उस क्राइम प्रिवेंशन से जुड़े जो मेथड्स है उसको लेकर अगर अपने आप को अपडेट करते रहे तो डेफिनेटली उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो कम होगी, मिनिमाइज तो ज़रूर तौर पे होगा। और पुलिस में मतलब जाने से भी लोग डरते हैं, तो उसके लिए कैसे मतलब क्या अपना एफआईआर का एक्चुअल महत्व क्या और एफआईआर क्या है जनरली? अभी मैं मेरी कहानी बताऊं तो मेरा बटुआ गुम हो गया था एक बार, पर्स मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, गुम हो गया है, चोरी हो गया था एक्चुअली, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखा नहीं था। उन्होंने कहा कि गुम हो गया करके तो तब हम आपको देंगे। तो इसका क्या तरीका है कि हम अपना एफआईआर लिखा लें? देखिए, दो चीज़ें होती है। एक लॉस्ट एंड फाउंड के या मोबाइल गुम जाए या तो उसके पीछे बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि लोग चाहते हैं कि भाई एक सर्टिफिकेट जैसा है, उनको भी पता होता है कि मोबाइल मिलेगा या शायद नहीं मिलेगा, बट उनको मोबाइल कंपनी को नया मोबाइल देना है या अगर ऑफिस की कोई प्रॉपर्टी है उनको देना है, तो एटलीस्ट पुलिस से एक सर्टिफिकेट होता है। एफआईआर जो चीज़ होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, द टाइम आप पुलिस लिख लेती है तो क्राइम के तौर पे दर्ज हो जाता है। फिर उनकी जब वीकली, मंथली और एनुअल क्राइम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें संख्या क्राइम की बढ़ी हुई दिखती है। तो संख्या बढ़ी हुई नहीं दिखे, उस संख्या को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत बार जो होता है कि ये लोग काम करते हैं कि कंपेरेटिव जो छोटे क्राइम है, अब बटुआ गुम गया है या बटुआ चोरी हुआ है, ये जो बॉर्डर लाइन वाले जिसमें क्राइम है उस पर वो लोग कहते हैं कि भाई सब सर्टिफिकेट हम बना के देते हैं, पर्पज़ आपके पास क्या है, ठीक है। मैं बटुआ गुम गया, मेरे बटुए में मान लीजिए 2000 रुपये हैं और कुछ मेरे पास क्रेडिट कार्ड या ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, आधार कार्ड वगैरह होगा, तो मुझे एक चाहिए, मैं सबसे पहले मैं क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराऊंगा, डेबिट कार्ड ब्लॉक कराऊंगा और ऑफिस का अगर आई कार्ड है तो उनको जाके वही सर्टिफिकेट दूंगा कि मुझे नया इशू कर दे। अब वो 2000 रुपये चले गए, क्रेडिट कार्ड वाला जो चीज़ है उससे बेसिकली मुझे उतना नुकसान नहीं होता, तो पब्लिक भी आमतौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप उसके बाद इंसिस्ट करेंगे या उसको फॉलोअप करेंगे तो होता है, नहीं हुआ तो कोर्ट के अंदर भी आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं कि हमने ये चीज़ हुई थी, पुलिस इस पर एफआईआर नहीं ले सकती है। पुलिस के जो हायर या सीनियर अफसर है उनके पास भी जाया जा सकता है। ये कानून के अंदर रेमेडीज़ बहुत सारी दी हैं, हर स्टेप पर अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। हाँ, लेकिन लड़ाई जो है वो आप जो व्यक्ति है उसको खुद लड़नी पड़ती है, खुद उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। आधे लोगों को चक्कर लगाने का जो तकलीफ है उससे बचने के लिए सरेंडर कर देते हैं। टाइम वेस्ट हो जाता है और डर भी लगता है एक तरीके से। संजय जी, जब मैं यंग टीन्स में था तब हमारे न्यूज़ का एक ही माध्यम था जो दूरदर्शन पे आता था, उसमें साड़ी डाल के एक न्यूज़ एंकर आते थे, एक टाइम आधे घंटे के लिए, प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, वो यात्रा है, विदेश यात्रा गई, ये आज की न्यूज़ विद बैकग्राउंड म्यूज़िक आती है, जो डैं 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 ऐसा म्यूज़िक आता है जब आप कोई बॉम्ब ब्लास्ट दिखा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना फ़र्क या न्यूज़, अब कई लोगों को तो मैंने देखा है जो रिटायर लोग हैं वो मूवीज़ देखने से ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि अटेंशन स्पैन भी कम लगता है, फट 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 न्यूज़ बदल जाती है, आधे घंटे में 100 न्यूज़ दिखा रहे हैं।
तो ये न्यूज़ का आजकल के जर्नलिज्म का मतलब जो हालत है उसके बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। देखिए, जो हालत है ना आज के तारीख में न्यूज़ मीडिया की, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि न्यूज़ मीडिया ही जिम्मेदार है, या मीडिया के जो कर्मी हैं वही जिम्मेदार है। अब दिक्कत ये हो गई है कि हम 2026 में बैठे हैं, पूरी एक एक जनरेशन ऐसी आई है जिसने पिछले 15 साल से इसी तरह की न्यूज़ देखी है, तो उसे लगता है कि पत्रकारिता ऐसी ही होती है। लेकिन हमेशा पत्रकारिता ऐसे नहीं थी। 2003-5 की पत्रकारिता हो या उसके पहले 1980 की पत्रकारिता हो, जब बोफर जैसे स्कैम आते हैं या 90s के अंदर हर्षद मेहता जैसे स्कैम आते हैं हर दौर में, तो वहाँ पे उस दौर में पत्रकारिता होती थी। तो आप पत्रकारिता को 2026 के चश्मे से अगर नहीं देखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि उस दौर में था और होती थी पत्रकारिता। आज के दौर में आप जब भी टीवी ओपन कीजिए, जो डिबेट देख लीजिए, तो आपको पहले से चीज़ें पता होती है। हम उस लेवल पे पहुँचे हैं कि बहुत बार मुझे लगता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो ज़्यादा पत्रकारिता कर रहा है और रीढ़ की हड्डी दिखा रहा है कंपेयर टू बहुत सारे जो पत्रकार है वो। तो ज़्यादातर पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तौर पे हो चुकी है, उसके पीछे व्यावसायिक कारण है, उसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं, तो बहुत ज़्यादातर ऐसे हो गए। एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया या डिजिटल जर्नलिज्म जो है उसमें उससे आपको होप बनी और उसमें कई सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देख के लगता है कि कुछ भाई नाम लेना चाहेंगे? नाम मैं लूँगा तो उनकी एक्चुअली पब्लिसिटी हो जाएगी। और हम उस दौर में जी रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंड ख़त्म हो गया है, आप इस तरफ हैं या उस तरफ है, आप इस पार्टी के समर्थक हैं या उस पार्टी के समर्थक हैं, के साथ भी है। न्यूट्रल वाले के अंदर रखना ही एक्चुअली में छोड़ दिया है। हाँ हाँ, न्यूट्रल ग्राउंड एक्चुअली बंद हो गई, जबकि जर्नलिज्म के लिए जो न्यूट्रल ग्राउंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो एक्चुअली हम लोगों को जर्नलिस्ट लोगों ने जो सहेज के रखना था ना वो भूल गए। बट मुझे आई एम क्वाइट होपफुल ऑल्सो कि फ्यूचर में ये स्थिति बदलेगी, जिस हिसाब से सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें में चल रहा है, जर्नलिज्म चल रहा है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सी प्रॉब्लम उसके दो ही हैं सोशल मीडिया के, इट इज़ अनकंट्रोलेबल एंड इट इज़ अनवेरीफाइबल। तो आप कुछ भी और कहीं भी आप परोस उसमें सकते हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी आती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है वो इसके बाहर होता है। तो आगे फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें होंगी तो आप बोल सकते हैं कि जर्नलिज्म के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल आजकल, कुछ न्यूज़ चैनल्स तो पहले ही कई लोग जैसे लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, उन्हें मालूम है उनको कौन सा न्यूज़ चैनल फेवर करता है। इवन कई जर्नलिस्ट हैं जो घुमा फिरा के एक ही पार्टी के नेताओं को प्रोजेक्ट करते रहते हैं, तो चाटुकारिता जो चालू है। तो ये जो है आजकल न्यूट्रल न्यूज़ जो आप जो ने बोला ना, जिसमें किसी का पक्षपात न लेते हुए काम हो, वो न्यूज़ चैनल शायद चलते ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल कोई देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर उन पे टीआरपी आती तो फिर ये चैनल्स भी आज भी एग्जिस्ट करते। शायद दूरदर्शन आज भी ऐसे न्यूज़ देता हो, लेकिन दूरदर्शन पे कोई देखता ही नहीं है। देखिए, दूरदर्शन वैसे भी सरकारी संस्था है, वो एंटी गवर्नमेंट कभी होगी नहीं। बाकी जो पत्रकारिता, मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमेशा होनी चाहिए। सरकार के पास एक पीआर डिपार्टमेंट होता है, हमारे महाराष्ट्र में भी DGIPR है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, उसका करोड़ों रुपए में बजट होता है। तो उसका जो काम है वो आपको अच्छी चीज़ें ही बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा उसके ऐड में कि सड़क पे गड्ढे पड़े हुए जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो कभी नहीं दिखाएगा कि ट्रैफिक कितने बुरे हाल में हो, कभी नहीं दिखाएगा कि लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। वो तो सरकार के अच्छे पॉइंट दिखाएगा, उसका काम ही वही है। लेकिन पत्रकारिता को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको तो दिखाना चाहिए कि सड़क है तो सड़क अच्छी है, तो सड़क में खड्डे भी हैं। आप एक तरफ मेट्रो ला रहे हो, तब उस तरफ वहीं मुंबई के अंदर रोज़ 10 लोग हैं ना गिर के या कट के मर भी रहे हैं, वो ट्रेन की हालत दिखाई जाती है। जब आप एक नई ट्रेन लॉन्च होती है उसके साथ सेल्फी लेते हो, तब आपको ये भी देखना है कि जब अपनी छुट्टियों के दिनों में जब लोग ट्रेन में जाते हैं अपने गाँव में, गाँव देश में, तो वहाँ पर कैसे भेड़ बकरी जानवरों की बुरी हालत के अंदर ठूस ठूस के जाते हैं। वो तो कभी आपका सरकारी डिपार्टमेंट दिखाएगा नहीं, तो ये तो किस पत्रकारिता को दिखाना चाहिए। कोई दिखता भी नहीं होगा, शायद टीआरपी नहीं मिलती होगी, इसलिए भी होता होगा। ठीक है, आप पत्रकार या रिपोर्टर लोगों को भी कोई धमकियाँ आती हैं पॉलिटिशियंस या अंडरवर्ल्ड से? आती हैं, मतलब हर लेवल पर आती हैं। आप जैसे काम करोगे उसके ऊपर आती हैं, मल्टीपल हुआ है। मुझे तो एक धमकी तो आई थी, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे छगन भुजबल, उन्होंने मेरी किताब जो है तेलगी वाली, उसमें जिक्र भी किया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने उसमें सवाल पूछा
और उनके घर पर ही थी, रामटेक में रहते थे छगन भुजबल। सारे सपोर्टर्स थे, पुलिस वाले, पत्रकार बहुत सारे थे। कैमरे पे उन्होंने, मैंने सवाल पूछा, सवाल के जवाब में गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला था ऐसे सवाल पूछोगे चप्पल उतारूंगा। कैमरे पर उन्होंने चीज़ बोली, तो मतलब वो डिनाई करना मुश्किल नहीं है। और मेरे को दिन भी याद है, लीप ईयर था, तो 29 फरवरी 2004 इस दिन उन्होंने बोला था। मतलब उस लेवल तक आई है। बाकी जब आप से देखिए, जिस तरह के मैं स्कैम एक्सपोज करूंगा जहाँ पे अंडरवर्ल्ड को खतरा होगा, पुलिस वालों को खतरा होगा, बहुत सारे लोग को नाराज़गी करूंगा, तो उसके बाद में एक रिएक्शन तो होता है। मुझे भी आया था उस दौर में, धमकी भरा फ़ोन आया था, मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी लॉन्च की थी। फिर पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी भी ऑफ़र की, जो मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पूरा जो स्कैम है एक्सपोज कर रहा हूँ, उसमें पुलिस वालों की ही मिली भगत दिखा रहा हूँ। मैं सेम पुलिस की बोल लूँ तो मैं अपने सोर्सेज से मिल ही नहीं पाऊँगा, तो वो हिसाब से मैंने नहीं ली। तो इस तरह के फ़ोन आते हैं, अंडरवर्ल्ड से बहुत बार आते हैं, और बहुत बार तो ऐसे फालतू काम के लिए फ़ोन करते। कई बार बहुत सारे लोग को ऐसे मना करना पड़ा। मेरे को अभी भी याद है कि मेरी डॉटर वॉज वेरी स्मॉल, और उस दौर में इनकमिंग कॉल जो थे वो 16 रुपये के होते थे। तो सोता तो घर पे लैंडलाइन फ़ोन था, और घर पे कान के पास रहने का। तो ये छोटा राजन जहाँ पे था, वो रात को फ़ोन करता था, बीच में पता नहीं खाली था बहुत सारे लोग को फ़ोन करने का। तो क्या है, उसको नाना बोलते थे, क्या है कैसा वगैरह। तो एक आध बार तो मैंने एंटरटेन किया 2 बजे। मैंने उसको बोला तुम रात को 2 बजे मेरे को फ़ोन करते हो, मैं काम पेशा है, मेरे को सुबह ऑफिस जाना रहता है। आप जिस टाइम जोन में बैठे हो 12-1-2 बजे सो के उठते रहोगे, और उसके बाद में नहा धो के 6 बजे के आसपास जागते रहोगे। अभी सुबह 4 तक जागोगे अपने टाइम जोन में। मेरे को सोना रहता है, मेरी डॉटर छोटी है, उसकी भी नींद ख़राब होती है, तो बिना काम के मेरे को फ़ोन नहीं करने का। अच्छा वो भी था, सॉरी बोल के उसने ना फ़ोन रख दिया। वो था। एक और था बंटी पांडे करके, वो बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था 2007-8 के आसपास। वो फ़ोन करता, तो मैंने बोला देख भाई, मैं तब तक प्रमोशन में एडिटर हूँ, मुझे फ़ोन नहीं करने का। न्यूज़ होगी ना नाइट के रिपोर्ट हो करने का। तो बोलता क्या भाई, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैं बोला यार तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, सबको मालूम है, तो पालघर वालघर के यहाँ से खुले ऑस्ट्रेलिया का नंबर यूज़ करता है तो क्यों मेरे को रात को मेरी नींद है तो ख़राब कर रहा है तो फालतू में। तो बाद में हुआ भी यही हो, थोड़ा दिन बाद उसी इलाके से पकड़ा भी गया। आप करेंगे गूगल, तो ऐसे फ़ोन वगैरह आते रहते, धमकी वाले भी बहुत बार टाइम पास के लिए भी आते वगैरह। ये जो फ़ोन टैपिंग होती है, अपने फ़ोन की बात की इसलिए, तो इसमें बीच में ये भी यूट्यूब पे वायरल हुआ था कि कई डॉन्स के साथ बॉलीवुड कलाकार बात कर रहे हैं, या कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहे हैं। वो कुछ फ़ोन टैपिंग्स भी हाँ हुए नहीं थे। होता। इनफैक्ट सबसे पहला जो था मैंने एक्सपोज किया था, ये बात है, मतलब जस्ट तेलगी स्कैम एक्सपोज करने के पहले की बात है। आई स्टिल रिमेंबर द मंथ वाज, इट वाज अप्रैल 2003। तो मुझे एक ऑडियो टेप्स मिले थे जिसमें अभिनेता संजय दत्त और महेश मांजरेकर और 2 लोग और थे। तो ये जो लोग थे वो लोग नासिक में गेटवे होटल या ताज होटल में थे, शिरडी जा रहे थे। वहाँ पे ये लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे छोटा शकील पे। तो उसकी पूरी मुझे ऑडियो कैसेट मिली थी जिसमें तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे। ऋतिक रोशन का जिक्र था, गोविंदा का जिक्र था, फिर बोला जा रहा है कि आपके उपनाम पे फिल्म बनाना है, ये है, वैसे बातचीत थी। तब वो मैंने वो दिखाया था, जिसको लेके काफ़ी उस वक्त में बवाल वगैरह हुआ था। बट ये आम तौर पे था कि एक दौर था ना 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के पहले, जब तक दाऊद एक गैंगस्टर था बट नॉट अ टेररिस्ट के तौर पे नहीं था। तब तक बहुत सारे लोग बात करते, आप अभी भी देखिए वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे दाऊद के साथ शारजाह में क्रिकेट मैच देखते हुए, आपको बड़े बड़े सितारे हैं वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तब तक सारे बात किया करते थे। और दूसरा है कि इनकी भी एक मजबूरी समझिए, नॉट ऑल ऑफ देम, बट कुछ हैं जो शायद बात नहीं करना चाहते होंगे। अब फ़ोन आ गया, अब इतने बड़े डॉन को कौन मना करेगा, बेचे हाँ भाई नहीं भाई ये भाई करके रखने वाले लोग हैं। तो इसमें दोनों तरह के जो मिक्स वाली चीज़ है इसमें थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पुलिस को अपने सिक्योरिटी नहीं देगा क्योंकि आप आपके सोर्सेस को नहीं मिल सकते थे। तो सोर्सेस आपके पास भी होते हैं, पुलिस के पास भी होते हैं। आपने कहा दाऊद भी एक वक्त पुलिस का एक सोर्स था। तो ये सोर्सेस आप मतलब आपके और पुलिस के कॉमन होते हैं, कैसे अलग होते हैं, और ये आप इनको क्या पे करते हैं, कैसे वर्क करता है ये? देखिए सोर्सेज बहुत जगह पे कॉमन होते हैं, बहुत जगह पे एक्सक्लूसिव होते हैं। तो आज ये चीज़ वही है कि मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला, मैं जिसको सोर्स बोलता हूं, पुलिस है उसको खबरी बोलती है। आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जाएंगे तो वो उसके लिए अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेंट। और कहीं पे और जाएंगे इंटरनेशनल जो फॉरेन में काम करने वाली एजेंसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एसेट, डीप एसेट, इस तरह के। बट नाम ये होता है कि काम वही होता है कि खबरी ना। तो ज़्यादातर वक्त में चीज़ें इसलिए होती हैं कि क्या कहते हैं कि मुझे खबर अगर मिलनी है
तो दोनों तरफ का खेलते हैं। वो पुलिस को भी बहुत बार इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको लगता है कि पुलिस कहीं सेट हो गई, एजेंसी सेट नहीं हो जाए, तो एक्सपोज करने के लिए वो हमको भी खबरें देते हैं। बहुत सारे लोग पैसे लेकर करते हैं। खबरी एक अपने आप में प्रोफेशन भी है पुलिस के साथ। बहुत सारे लोग पैसे लेके भी करते हैं, बहुत सारे लोग बिना पैसे दिए भी करते हैं, बट उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर रहते हैं, चाहे कुछ चीज़ें एक्सपोज करना हो, किसी से दुश्मनी निकालना हो, ये वो। इनफैक्ट अभी राइट नाउ मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ डॉक्यूबी के साथ में, वो पुलिस की खबरियों पर ही है कि खबरी का नेटवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर पहली एआई से बनी हुई डॉक्यूमेंट्री वो होगी, जिसमें तमाम बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी हैं, तो उसमें और डिटेल में आप देख पाएंगे। बट ये खबरी इस तरह से होता है, इसमें भी बहुत बार मजाकिया लोग भी हो जाते हैं। मुझे अभी एक चीज़ याद है कि मुझे याद है जब वो तेलगी स्कैम वाले एक्सपोज हो रहे थे, तो एक बार एक बंदा नासिक से मेरे फॉलो कर रहा था, यंग लड़का था, 25-30 साल का, बोला मिलना है, तो मैं बोला ठीक है आ जा मिल ले। ऑफिस आया तो मैं बैठा था, उस ज़माने में डब्बे वाले कंप्यूटर होते थे, फ्लैट स्क्रीन नहीं थे। तो उसने मुझे बोला कि खबर चाहिए, खबर देता हूँ आपको, कितना पैसे दोगे? तो मैं बोला खबर बता। तो बोलता है यार पहले पैसे दोगे बताओगे। तो मैं बोला खबर बता। बोला नहीं पहले आप 25 लाख दो। 2003 में हाँ। आप कैलकुलेट आप कर सकते हैं, डोंबिवली के 3 फ्लैट, हाँ 25 लाख मांगा। तो मैं बोला पागल हो गया है, खबर तो बता क्या है, फिर सोचूंगा आगे बात करूंगा, बता। फिर उसने बताया, बहुत नई बात उसने बोला, लेकिन आप यूज़ नहीं करोगे, बाद में आपने नहीं दिया। तो मैं बोला बता बाबा, मुझे पता चले एक्सक्लूसिविटी क्या है। तो उसने बताया, तो उसने बोला ये तेलगी था ना, वो पासपोर्ट का भी काम करता था। तो मैंने उसको बोला तू यहीं पे रुक जा। वो मेरे सामने डब्बा वाला कंप्यूटर खुला था ना, वो मैंने ओपन किया, उसमें एक सेंट आइटम में मैं मेल में गया और मैं बोला देख ये खबर है ना 2-3 महीने पहले मेरे पास थी, तो तू कोई मुझे नया चीज़ नहीं बता रहा है, तो छोड़ दे भाई, मेरे को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़। तो 25 लाख वाला बोला था, वो प्राइस आधा का पे आ गया। बोला चाहिए ही नहीं ना, मेरे पास है ऑलरेडी खबर, और आधे पे आया। मतलब फाइनली इतना कम 25 लाख से नीचे पे आया ना, तो उसने बोला कि मतलब वो 1500 पे आ गया। तो मैं बोला नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को तुझे। तो बोला ठीक है, मैं नासिक से आया, गाड़ी भाड़ा तो दे दो वापस जाने के लिए। तो मैं बोला कितना होगा? तो बोलता 350 रुपया होगा। तो मैं बोला नहीं, तू एशियाड में उस लग्जरी बस में जाने लायक आदमी नहीं है, तुझे 90 रुपया भाड़ा ये होता है, और यहाँ से बस पकड़ के जाना दादर तक, वर्ली से तेरे को 100 रुपया दे रहा हूँ, इतने में ही नासिक जा, तू इसी के लायक है, कोई लाल डब्बा एसटी में जाने लायक है, चीज़ें नहीं है। तो खबरी ये इस तरीके के होते हैं कि मतलब आपको बहुत सिली इंसिडेंट हो गया, बहुत बार एक्सप्लोजिव खबरें हैं, वो आपको मतलब छोटी खबर को एक्सप्लोजिव बना के बेचते हैं, एक्सप्लोजिव खबर को छोटी बना के बेचते हैं। तेलगी स्कैम वाले में ये था कि जब मेरे खबरी ने सोर्स ने मुझे खबर दी, तो मैंने उसको अपने बैग में रख लिया और मैंने 7 दिन तक देखा ही नहीं। मुझे भी लगा इतनी मोटी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा, और ये वो दौर था जब मुझे ये संजय दत्त और महेश मांजरेकर वगैरह का ऑडियो टेप मिला था, शकील से बात करते हुए, छोटा शकील। तो मुझे ग्लैमरस स्टोरी वो ज़्यादा लगी थी, तो मैंने पहले उसको किया। 7 दिन तक मेरे बैग में पड़ी थी, मैंने देखा नहीं रिपोर्ट। हाँ खबरी ने दी। हाँ, मैं रोज़ बैग में ऐसा लेके जा रहा हूँ, वो जिसके वो वजह से सारा एक्सपोज हुआ। मैं 7 दिन तक अपने बैग में लटका के लेके जा रहा हूँ, और मैं अपने दिमाग में था संजय दत्त का है, ये है ग्लैमरस स्टोरी है, तमाम चीज़ें। 7 दिन बाद एक जगह बैठा तो एक पुलिस वाला दोस्त था, उसने ऐसे ही बैग खोल के देखा, उसने रिपोर्ट निकाल के पढ़ना चालू किया। तो उसने बोला अरे बाप रे इतनी शॉकिंग रिपोर्ट है, तू पढ़ा? तो मैं बोला नहीं पढ़ा। तो उसने बोला अरे इसको पढ़, सब चीज़ें सबको हिला के रख देगा। फिर उसके बाद जाके मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ये बहुत बार खबरी आपको खबर दे देते हैं और आपके पास पड़ी रहती है, लेकिन आप प्रोफेशनल रहते हैं कि आपको एक फाइल में उन्होंने रिपोर्ट दी। पूरी फाइल नहीं, 700 पेजेस की रिपोर्ट थी, 700 पेज हर चीज़ पर होती है। तो खबर आपको वर्बल सिंगल लाइन की भी होगी, वो आपको डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, आपको ऑडियो सीडीज़ भी दे सकते हैं, आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बार ड्राई इन्फो होती है, अलग अलग लेवल पे होती है। खबरी के इन्फॉर्मर भी सोर्स अलग, एक प्राइमरी सोर्स होते हैं जहाँ पे हॉर्सेस माउथ से आप सुनते हैं, एक सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं जो मेन आदमी का एकदम हमेशा साथ में रहने वाला दायां बायां या उस सर्कल में होता है। फिर तीसरे नीचे के लेवल का खबरी या सोर्सेस वो होता है जो हियर से होता है कि भाई मैंने सुना, ऐसी खबर सुनी है, बात ऐसी चल रही है, वो होता है। तो अलग अलग लेवल के होते हैं। संजय जी, आपने इतने इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे तो एक्साइटिंग काम लगा जो आप करते हो, और इतने अच्छी अच्छी किताबें लिखी। तो अभी नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप क्या लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी एक किताब है जिस पर वेब सीरीज़ बन चुकी है,
और मेरी 3-4 किताबें हैं जिस पे बन रही है, जैसे तेलगी स्कैम के बाद में जो मैंने CIU लिखी थी, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, जिसमें एक देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव भरी गाड़ी बनी थी वो, और रंगा बिल्ला एक पुराने क्रिमिनल थे 70s के, उनके ऊपर किताब लिखी है जिसके राइट्स हैं संजय गुप्ता। इनके ऊपर कोई हीरो वगैरह आपने फाइनल किया, माइंड में कुछ रखा है क्या कि कौन हीरो? फेदर वाला इन्होंने एक्चुअली में तो एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस होता है वो जनरली, लेकिन फिर भी एक राइटर के भी माइंड में एक हीरो आता है ना कि कौन होगा बिल्ला या कौन होगा। रंगा बिल्ला का तो नहीं है, बट प्रोडक्शन हाउस ने जो इमेजिन किया है, पता नहीं उनको डेट मिलेंगी या तारीख नहीं मिलेंगी CIU का, वो अक्षय खन्ना को किया है वाजे के रोल में, जो मतलब मेन जो क्रिमिनल जो था, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म मेरी किताब का जो मुख्य क्रिमिनल है जिसके ऊपर चीज़ें बना रहे हैं, वो जो CIU का जो इंस्पेक्टर था, जिसने ही बॉम्ब प्लांट किया था, उसके लिए उन्होंने अक्षय खन्ना के बारे में वो बात कर रहे हैं। उसके अलावा रंगा बिल्ला पर जो बन रही है वो है शीना बोरा के अब्बास मस्तान हैं, उन्होंने राइट्स लिए हुए हैं। 2 और किताबें, एक जगरनॉट फिल्म बना रही हैं, तमाम चीज़ें। और इस साल के अंदर मेरी 2 किताबें हैं वो आएगी। एक किताब है बालू पालवणकर, ये इंडिया के मैं कहता हूँ सबसे लेजेंडरी क्रिकेटर थे, और मैं ये भी कहूँगा बहुत मतलब जिम्मेदारी से कहता हूँ कि रणजी के मुकाबले बेहतर थे या बराबर थे। उनका पीरियड था 1875 टू 1925, और उस आदमी को सिर्फ उसकी जाति के वजह से उसको मौका नहीं मिला और वो फेम नहीं मिला। रणजी इतने बड़े प्लेयर जिनके नाम पे आज ट्रॉफी वगैरह हो जाती, रणजी नेवर प्लेड फॉर इंडिया, ये ऑलवेज प्लेड फॉर ब्रिटिश क्राउन, अंग्रेजों की टीम के लिए खेले। ये आदमी ने इंडियन के लिए खेला था, और उस दौर का सबसे अच्छा स्पिनर था। ब्रिटेन के अखबार वगैरह में भरमार थी। जब इंडिया ने पहला टूर किया था इंग्लैंड का, उस टूर में उसने 100 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के तमाम अखबार उसके तारीफ से भरे पड़े थे। वहाँ के सबसे बड़े उस वक्त के खिलाड़ी थे, बोलते थे दुनिया के उस वक्त के टॉप 3 सबसे बड़े गेंदबाजों में उसका नाम होता था, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं पता है। उसकी जाति की वजह से, क्योंकि वो दलित था तो उसके वजह से नहीं था। वो उसने इतनी सुनी है कि उसके वजह से टीम जीतती थी, लेकिन लोगों के साथ बैठ के खाने नहीं दिया जाता था, उसको टेंट के बाहर रखा जाता था, पानी ऊपर से डाला जाता था, बर्तन अलग से दिए जाते थे। जब टीम, जिसके भरोसे टीम जीतने गई थी इंग्लैंड पे, जब विदा हुई तो बालू और उसका भाई शिवराम, ये 2 लोग थे जिसके गले में हार नहीं डाला गया। बाकी जितने टीम मेंबर थे ना, उनके गले में हार डाल के विदा किया गया, और वहाँ पे जाके उसी आदमी ने इंडिया का नाम रोशन किया, 100 वगैरह। और जो लोग उसको बड़ा मानते थे, जिन लोगों ने उसको आदर्श माना है, विजय मर्चेंट, देवधर, तमाम लोग जो मानते थे, आज उसके बारे में नहीं। आज इंडिया में आप देखिए ना, उसके नाम पे एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, उसके नाम के ऊपर क्रिकेट स्टेडियम का स्टैंड नहीं है, गेट्स होते हैं वो नहीं है, मैंने भी नाम पहली बार ही सुना। वो ट्रॉफीज़ नहीं है उसके नाम पे, और जो लोग उसके जूनियर थे, कम परफॉर्मर थे ना, उसके नाम पे तमाम चीज़ें रही हैं। इस देश में पॉलिटिशियन के नाम पे स्टेडियम्स बने हैं, स्टैंड बने हैं, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं, बट उसके नाम पे ये चीज़ नहीं है। तो हमने बहुत ज़बरदस्त उसमें रिसर्च की थी। आपको मैं बता, बहुत मुश्किल थी रिसर्च। 1875 टू 1925 का पीरियड है। नहीं था तब, कुछ नहीं था। हाँ, किताबें नहीं थी, मतलब इट्स नॉट 1975 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1875 ये वो दौर था, ये कड़ी थे। अगर हम महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो ये जो दौर था, एक था महात्मा फुले का दौर था, और उसके बाद में अंबेडकर का दौर आता, सामाजिक हम आंदोलन की बात करें। उसके बीच में जो 20-25 साल का जो दौर था ना, वो दौर था, वो इस आदमी का दौर था। क्रिकेट के तौर पे बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ के आते हैं इंग्लैंड से, और उनको जब यहाँ पे सामाजिक आंदोलन, तो उनको एक हीरो चाहिए था। बाबा साहब अंबेडकर तब इतने बड़े बने नहीं थे। हाँ, नहीं थे। तो वो जाके स्पीचेस में उन्होंने बोला है आप दलित युवकों को कि बालू की तरह बनो, बालू का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। उसके प्रशंसा पत्र बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने हाथ से लिखे। और तो और इतना बड़ा जो पूना पैक्ट की हम बात करते हैं, जो गांधी जी और आम्बेडकर के बीच में हुआ था, वो वाला, उसमें आप सिग्नेटरी में नाम देखेंगे तो बालू पालवणकर का नाम है। वो उस लेवल का क्रिकेटर था, लेकिन उसकी जाति की वजह से उसको साइडलाइन किया, और आज तक उसको न्याय नहीं मिला। वो रणजी 2 ही बार आमने सामने खेले, और रणजी को उसने दोनों बार आउट किया। और रणजी के बारे में एक चीज़ बोला जाता, रणजी को कोई लेग बिफोर आउट नहीं कर पाता था। ग्लांस इतना अच्छा था, पैर पे खेलते थे। रणजी को उसने लेग बिफोर आउट किया है। बालू पालवणकर का नाम किसी को एक्चुअली में पता नहीं है। क्या आपको तब के वीडियोस मिले हैं बालू पालवणकर? नहीं, उस वक्त में कैमरा था ही नहीं। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ ना, उस दौर में इंसान ने हवाई जहाज उड़ाया नहीं था,
साईं बाबा जिंदा थे, ओलंपिक 1897 में पहली बार शुरू हुए, तो ओलंपिक नहीं शुरू हुए थे, ताज होटल नहीं बना था, इंडिया में गाड़ी पहली बार नहीं आई थी। मैं बात कर रहा हूँ उतनी पुरानी है। मतलब गांधी जी को ट्रेन से फेंका नहीं गया था डरबन में, ये उस दौर की बातचीत थी, ये दौर था। तो हमने लेकिन तो किताब जो लिखी थी उसमें ऑथेंटिक रिसर्च करके उस दौर के बहुत मुश्किल थे, 4 साल लगे किताब लिखने में, सिर्फ वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट करने में और ले आने में, ताकि कल कोई ये नहीं कहे कि आपने राइटर ने अपने मर्जी से कोई फिक्शनल किताब लिख दी। वो किताब है, वो लिखी है। आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्रिकेट या किसी स्पोर्ट्स में? मेरे ख्याल से होता है, बिकॉज हम ऐसा देखें कि हमारे देश की आबादी में पिछड़ों का प्रपोर्शन कितना है, परसेंटेज कितना है, और हमारी टीम के लिए कितने क्रिकेटर्स ने उस समुदाय से है ना क्रिकेट खेला है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमको पता चल जाएगी कि क्या होता है। तो आज भी हर लेवल पर होता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होता है, शायद जाति के आधार पर ना हो, कि किसी और आधार पर होता है। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा हुआ है, जाति हो, प्रांत हो, लैंग्वेज के आधार पे होता हो, मेरा आदमी वर्सेस उसका आदमी, इस पॉलिटिकल आदमी का पार्टी का सपोर्टर वर्सेस उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ चाहिए, ये हर दौर में होता है। बट इस आदमी के साथ, बालू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो उस दौर में किसी के साथ नहीं हुआ था, जिसकी कहानी लोगों को पता नहीं चल पाई थी। तो वो एक किताब है जो 2026 के अंदर मैं ला रहा हूँ। और उसके बाद उसके अलावा एक किताब है जो मैंने फिक्शन लिखी है, और ये सेट है 2035 में, कि 2035 फ्यूचर है, के बारे में। एक मर्डर हो गया है, और वो मर्डर का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके थ्रू पता चला कि उस दौर में क्या चीज़ें हुई है। और उसका आइडिया ये है कि हम जो पिछले कुछ सालों से जिस दिशा में चले हैं और इसी दिशा में चलते रहे, तो 2035 में क्या होगा, देश का क्या होगा, टेक्नोलॉजी किस लेवल पर होगी, सोशल फैब्रिक्स किस तरह से होगा। तो उसको वो असल में उसमें जो मर्डर मिस्ट्री है उससे ओनली कैरियर, कहानी का कैरियर है, लेकिन जो असली कहानी की वो दौर में हम जैसे जा रहे हैं कैसे, और उसका बेसिकली थीम लाइन है कि फ्यूचर कैन बी फार मोर वर्स देन व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो उस तरह के थ्रू एक मर्डर मिस्ट्री। टाइम ट्रैवल, एआई कुछ यूज़ किया है आपने उसमें? नहीं, मैंने इसमें इससे टाइम ट्रैवलिंग नहीं, इसमें कहानी बेसिकली इस तरह से है कि एक पुलिस ऑफिसर है जो 25 साल किसी जगह पर बंद था, अब सडनली वो छूट कर आया है उसका टाइम होके, और रिटायरमेंट पर है, उसके लाइफ से बीच के 25 साल गायब हो गए। अभी बाहर आया है, 2035 की दुनिया पूरी तरह से बदली हुई है, और 2035 की दुनिया में वो आया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन और पुलिस चीज़ें हो रही है। बट ये क्राइम ऐसा हुआ है जिसको 2035 के पुलिस ऑफिसर सुलझा नहीं सकते, वेरी ओल्ड स्टाइल, उसका टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो वो ढूंढ रहे हैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो पुराने स्टाइल से करता होगा, उसे लेकर आए हैं। अब वो चीज़ों को किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहा है और समाज कैसे उस दौर में बदला हुआ है, तो वो चीज़ें था। बट वो वही कहने के पीछे ये था, और अच्छी चीज़ कि मैंने पहली बार एआई का इस्तेमाल किया, और इस किताब लिखने में मैंने अच्छा खासा एआई का इस्तेमाल किया है, और मुझे लगा कि एआई को एक बहुत अच्छे टूल के तौर पे है ना इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग राइटर के तौर पे, मतलब प्रोवाइडेड कि मैं उसका मास्टर हूँ और वो मेरा एक टूल है। हाँ, एक टूल है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ तक अगर करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बट साथ में मुझे खतरा भी लगा कि द टाइम हमने एआई को पार्टनर बना लिया या अपना मास्टर बना लिया, तो क्रिएटिविटी की भी बैंड बज जाएगी, और ओरिजिनलिटी जो है ना वो बहुत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो वो मेरी जो दूसरी किताब है, दोनों किताब 2026 में रिलीज़ होंगे। थैंक यू संजय सिंह जी, आपके लाइफ का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। जर्नलिज्म के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं वो शेयर किए। आपके नए किताब के लिए हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड हुई। और बाकी भी किताबों के बारे में मालूम पड़ा है, जिनका डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे नीचे, तो लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं वो। और आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।